हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन एग्जाम मार्क प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं सलोनी आपको पढ़ाऊंगी नर्सिंग एजुकेशन। तो नर्सिंग एजुकेशन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें हमारे ये भी एक सब्जेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन, जिसका हमारा 5th सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें आते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा बोर करते हैं, बट मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी। तो नर्सिंग एजुकेशन, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारे इस नर्सिंग प्रोफेशन में नर्सिंग एजुकेशन को रखा ही क्यों गया, नर्सिंग एजुकेशन को क्यों हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी, वो भी नर्सिंग प्रोफेशन में। तो जो हमारा नर्सिंग एजुकेशन होता है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नर्सेज को सिखाता है कि हमें पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट देनी है। सिंपल सी बात है, एजुकेशन का क्या मतलब होता है वो मैं आपका आगे बताऊंगी, बट अभी मैं जस्ट शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो एजुकेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज और स्किल, वैल्यूज और एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। ठीक है, एजुकेशन से ही हमारे अंदर ये होता है। तो जैसा कि आपको पता है जो नर्सिंग प्रोफेशन है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है पेशेंट की केयर पे। ठीक, तो जब हमारे पास नॉलेज होगा, स्किल होगा, वैल्यूज होंगी और एटीट्यूड होगा थ्रू एजुकेशन, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जो हमारे पेशेंट है उनको केयर देने के लिए और उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। तो इस वजह से ज़रूरी है। और एक चीज़, जैसा कि आपको पता है जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है वो सिर्फ हमारे पेशेंट केयर के लिए ही हमें तैयार नहीं करता है, वो एज ए एजुकेटर, एज ए ट्यूटर भी हमें तैयार करता है। तो नर्सिंग प्रोफेशन जो हमारा नर्सिंग एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि ये ऐसे भी हेल्प करता है कि हम कौन कौन से नए नए से मेथड यूज़ कर सकते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आपको जो हमारा नर्सिंग एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इसके आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें यही सारी है कि कौन कौन से टीचिंग जो मेथड्स होते हैं हमें यूज़ करने हैं, कौन सा मीडिया हमें यूज़ करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, हमें जो बच्चे आगे चल के ट्यूटर बनना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से हमें ब्रीफ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नर्सिंग एजुकेशन मैं पढ़ाऊंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारी यूनिट्स को वन शॉट में कवर करेंगे। वन शॉट में कवर करने के साथ साथ हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे आईएनसी के सिलेबस पे। आईएनसी के सिलेबस में किस तरीके से जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन 5 मार्क्स में आता है, कौन से हमारे 15 मार्क्स में आते हैं, कौन से हमारे 2 मार्क्स में आते हैं, और एमसीक्यूज ऑल्सो जो हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वह है आपका इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशंस। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड, और ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐसे ही नहीं, ये हमारे आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, टॉपिक्स कौन कौन से, ये हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसका हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखेंगे, और इसी का हम अप्रोचेस कौन कौन से, क्या स्कोप्स हैं हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज के, कौन कौन से लेटेस्ट अप्रोचेस हैं, जैसे कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी, हम इसी में देखेंगे। तो हम डेफिनेशन क्या होती है फिलॉसफी की, इस पे ध्यान देंगे। एजुकेशन और फिलॉसफी का क्या रिलेशनशिप है, इस पे हम ध्यान देंगे। और जो कंपैरिजन है हमारे एजुकेशनल फिलॉसफी का, इसको हम देखेंगे। और फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन की, जो हमारे नर्सिंग एजुकेशन के साथ फिलॉसफी का क्या रिलेशनशिप है, इस पे ध्यान देंगे। और हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि नर्सिंग प्रोफेशन में टीचिंग और लर्निंग दोनों का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है। तो टीचिंग और लर्निंग ये दोनों कैसे होता है इस पर मतलब हम ध्यान देंगे। तो इसमें हम देखेंगे टीचिंग के क्या डेफिनेशन होते हैं, लर्निंग के क्या डेफिनेशन होते हैं, टीचिंग लर्निंग एज अ प्रोसेस क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, लर्निंग थियरीज कि किस तरीके से हम सीखते हैं, इस चीज पे हम बताएंगे आपको। और लेटेस्ट अप्रोचेस क्या है लर्निंग के, तो इसमें पहला है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, और होता है ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे यूनिट जो हमारा है उसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मेन जो है। तो सबसे पहले एजुकेशन, तो एजुकेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि एजुकेशन क्या है, कभी आपने सोचा है आप चाहते हो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं एजुकेशन लेने जा रहा हूँ, तो समझते क्या हो आप एजुकेशन से?
जिसको भी पता हो कमेंट करके बताएगा। तो मैं आगे बताती हूँ वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पॉज करना, थोड़े से प्लीज कमेंट करना कि एजुकेशन क्या होता है, आप क्या समझते हो। मैं तो खैर बता ही रही हूँ। तो देखो, एजुकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है लर्निंग का, जिसमें क्या करता है कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान क्या डेवलप करता है, नॉलेज डेवलप करता है, स्किल डेवलप करता है, आपका एटीट्यूड्स, वैल्यू, जो क्या करता है, जो सोसाइटी में जीने के लिए और उसके खुद के जो हमारा कहता है पर्सनल जो इम्प्रूवमेंट होता है उसके लिए जरूरी होता है। एजुकेशन में हम क्या करते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। जब नॉलेज गेन कर लिया तो स्किल डेवलप करते हैं। अब बच्चे को अगर पता है कि हाँ लिखना होता है, तो सिर्फ लिखना होता है इसे नहीं होगा ना, उसको लिखना भी पड़ेगा। नॉलेज तो उसने ले लिया कि ABCD होता है, लेकिन स्किल जब वो लिखना शुरू करेगा, जब वो A बनाना शुरू किया, दैट वाज अ स्किल। अब एटीट्यूड जब उसको आएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, 4 लोगों में जाके बातें करेगा, तो सोसाइटल भी उसकी चीज होगी। दैट व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब एजुकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन लर्न न्यू नॉलेजेस, वही चीजें बच्चों, स्किल, वैल्यूज एंड हैबिट्स। अब एजुकेशन से ही बच्चा जो होता है या कोई भी इंसान होता है उसको नॉलेज मिलती है, स्किल्स आते हैं, वैल्यूज आती है और हैबिट्स होते हैं। ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में जो हमारे आसपास की दुनिया है, और हमें प्रिपेयर करता है कि हम उस दुनिया में किस तरीके से अच्छे तरीके से रह सकते हैं, हाउ टू लिव बेटर इन द एनवायरमेंट, और हमारी जो लाइफ है उसको मीनिंगफुल बनाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आता है। तो एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू बुक्स और क्लासरूम। जैसे कि हम जब एजुकेशन की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार बुक्स, वही बोरिंग लेक्चर्स, वही स्ट्रिक्ट टीचर्स, वही सारी चीज़ में आते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, आपको भी पता होगा कि जो एजुकेशन होता है वो सिर्फ क्लासरूम या बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं होता है। ये स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारे घरों से। जब से हम अपने घर से पहले मम्मा पापा से कुछ ना कुछ सीखते हैं, आसपास से कुछ सीखते हैं, फिर हम कहाँ पे आते हैं, हमारे स्कूल्स में कंट्रीब्यूट करता है, फिर हम स्कूल आते हैं, वहाँ कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद ये हमारे लाइफ टाइम तक चलता है। इसलिए कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं। तो वो जो सीखना होता है वो एजुकेशन से ही हम सीखते हैं। तो ये चीज़ है। एंड गोज ऑन एवरी एक्सपीरियंसेस दैट टीचेस अस समथिंग इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। जो भी एक्सपीरियंसेस हम सीखते हैं वो एक एजुकेशन का ही फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बच्चों, ये PDF आपको मिल जाएगा, तो वैसे लोड नहीं है, बट अगर मैं कुछ टाइम पे हट जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा पॉज लो। ओके, तो आगे देखते हैं। तो थ्रू एजुकेशन पर्सन क्या सीखता है, तो लॉजिकल थिंकिंग आती है, कैसे, हाउ टू थिंक लॉजिकली। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान एजुकेटेड नहीं है तो शायद वो उस तरीके से नहीं सोचेगा जैसे एजुकेटेड पर्सन सीखता है, ठीक है। तो हाउ टू बिहेव रिस्पेक्टफुली, लोगों से किस तरीके से बात करनी है, रिस्पेक्ट कैसे देनी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे डिसिप्लिन सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, वो एजुकेशन ही में बताता है। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करने, ये हमें एजुकेशन बताता है। हाउ टू मेक गुड डिसीजन, हम लाइफ में डिसीजन, कितने अच्छे डिसीजन कैसे ले सकते हैं, ये हमें एजुकेशन बताता है। तो अब देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। हमें एग्जाम भी देना है नर्सिंग एजुकेशन का, तो बिना डेफिनेशन को तो काम नहीं चलेगा। तो कई सारे जो लोग थे उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं, और बच्चों इसमें से 2 या 3 डेफिनेशंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब भी अगर आपसे पूछता है एजुकेशन के बारे में तो सिंपल सी बात है, आप इंट्रोडक्शन देंगे, डेफिनेशन देंगे, और डेफिनेशन जब आप देते हैं तो अगर आप हम जिन्होंने दिया उनका नाम लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, इन्होंने क्या कहा था कि जो एजुकेशन होता है, The education is the continuous reconstructions of experiences। आपको भी पता है कि आप लाइफ टाइम सीखते जाते हो, आप प्रीवियस में कुछ सीखे हुए होते हो और आगे जो आप मतलब नई एक्सपीरियंसेस आते हो उससे आप कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हो। तो जो प्रीवियसली आप सीखे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आप मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई करते जाते हो, सीखते जाते हो। तो उनका यही करने का मतलब था कि लाइफ टाइम जो एजुकेशन होता है रिकंस्ट्रक्शन होता है एक्सपीरियंसेस का, जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे और जो आपको न्यू एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उन सब में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लाइफ टाइम होता जाता है, वो इसकी बात कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। महात्मा गांधी कहते हैं कि एजुकेशन मेरे हिसाब से वो होता है कि बच्चे के अंदर जो सबसे बेस्टेस्ट चीज़ है, जो सबसे बेस्टेस्ट चीज़ है उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन होता है। मतलब एजुकेशन के थ्रू वो कहते थे कि जो बच्चे के अंदर सबसे बेस्टेस्ट पॉसिबल चीज़ है उसको बाहर निकालना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये महात्मा गांधी जी कहते थे। अब According to Plato, education is the creation of sound mind in sound body. Sound mind and sound body की बात की जाए तो healthy mind and
हेल्थी बॉडी, कहता है कि एजुकेशन अगर है तो कहीं ना कहीं हेल्थी माइंड का भी क्रिएशन करता है और हेल्थी बॉडी की भी क्रिएशन करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग्स। कहता है एजुकेशन जो होता है वो क्रिएट करता है अच्छा इंसान, ठीक है, अच्छा इंसान होना। एजुकेशन अगर किसी बंदे के पास या किसी इंसान के पास है तो वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है गुड ह्यूमन बीइंग्स। अब देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट है टीपी नन, इसमें क्या होता है, एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड सो दैट दे कैन मेक ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अब इंडिविजुअलिटी का मतलब है कि अगर कोई बच्चा एजुकेशन ले रहा है तो वो खुद उसका जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसको एनहांस कर रहा है। अगर वो इसको एनहांस कर पाता है तो वो सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि जैसे पता हर एक बच्चा यूनिक होता है। अगर वो एक टॉपिक कोई उसको पढ़ाया जा रहा है तो वो उसको अलग तरीके से परसीव करता है। अगर वो हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से परसीव कर रहा है तो उसके जो थॉट प्रोसेस है, जब वो कुछ सीखा और वो सोसाइटी में गया तो उस चीज़ का वो इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ की उन्होंने बात कही थी कि जो क्या करे, ओरिजिनली कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी को। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, एजुकेशन का हमने इंट्रोडक्शन देखा है, एजुकेशन का हमने क्या किया, डेफिनेशन देखा है। अब हम देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है? एजुकेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब एजुकेशन तो वही है, उसके साथ नई टेक्नोलॉजी को जोड़ना, दैट वाज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। किस चीज के लिए हम कर रहे हैं यूज टेक्नोलॉजी का? टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, पढ़ाने का और सीखने का, उस चीज़ का जो मेथड है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट वाज आवर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें हम कुछ टूल्स और कुछ डिवाइसेस, डिजिटल रिसोर्सेज दैट मेक लर्निंग इजियर, फास्टर एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट। अब वही बुक में हम पढ़े तो थोड़ा बोरिंग लगता था, बट आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, हम पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, हम स्मार्ट क्लास में जाते हैं, तो वहाँ बोर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे AV एड्स यूज होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, हम सामने देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है ना, बोर नहीं होते हम, है ना। तो बोर नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है। अब मैंने वही बताया कि क्या क्या हम स्कूल में क्या क्या यूज़ करते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, एजुकेशनल वीडियोस यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल ऐप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमारा है, पहले क्या करते थे, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था, बुक्स घर पे पढ़ते थे या हमें स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे। बट अब आप कहीं भी हो, आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, आप वहाँ जाते हो, आपके अकॉर्डिंग जहाँ आपको समझ आता है आप वहाँ पढ़ते हो। तो इस चीज़ की बात हुई। ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू कमीशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी 1970, इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होता है ये एक सिस्टमेटिक वे होता है डिजाइन करने का, कैरी आउट करने का एंड इवेल्युएट करने का टोटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये क्या करता है, टीचिंग और लर्निंग, जो हमारा टीचिंग प्रोसेस होता है और लर्निंग प्रोसेस होता है, इसको डिजाइन करने में हेल्प करता है सिस्टमैटिक वे में। उसके बाद उसमें से अच्छा क्या उसको निकालता है और फिर देखता है कि उसको मतलब अप्लाई करता है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद उसको इवेल्युएट करेगा वो कितना अच्छा था, क्या उसमें कमियां रह गई, क्या नहीं रह गई, इस चीज की वो बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को हम देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द प्रोसेस एंड रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने कहा है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है हमारा, जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसको हम यूटिलाइज करते हैं टीचिंग करने के लिए, और जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमारा हो गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब हमने देख लिया एजुकेशन का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, हमने देखा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका डेफिनेशन देखा। अब हम देखते हैं कि एम्स क्या है, एम्स क्या है हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, क्यों मतलब हम क्यों चाहते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो, उसका एम क्या है, क्या देना क्या चाहता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो वो क्या करता है, वो एनहांस करता है एजुकेशनल क्वालिटी को। ये क्या करता है, जो ओवरऑल हमारा एजुकेशनल क्वालिटी होता है उसको बढ़ाता है, इंटरेक्टिव, और बच्चों को क्या करता है, इंटरेक्टिव वे में उनको मतलब इंगेज करता है, और हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसको बढ़ाता है। जैसे कि अब आप देखो कि
ये क्या करता है, एनहांस एजुकेशनल क्वालिटी। अब जैसे कि हम क्या करते थे, हम मतलब क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम बोर होने लगते थे, बट अगर हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जब हम क्लासेस में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ हमें पता है तो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, उसमें फिगर्स होते हैं, उसमें वीडियोस चल रही होती हैं, तो मोशन में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कलर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, कुछ बातें होती हैं वहाँ पे, तो हमें कुछ सुनाई देता है, तो उससे क्या करता है वो हमें इंगेज करके रखता है, हमें इंटरेक्टिव लगता है, क्योंकि वहाँ से टीचर्स भी हमें हेल्प कर रहे होते हैं और ऊपर से हम एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ कही गई थी। दूसरा क्या करता है, बूस्ट करता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। जो बच्चा पहले थोड़ा सा सीख रहा था, जो क्लासेस में जो बच्चा थोड़ा सा सीख रहा था, 90% सीख रहा था हम कहें, तो जब हम मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो वो 100% सीखने लगा, क्योंकि उसका आउटकम बढ़ेगा, क्योंकि उसको और इंटरेस्टिंग वे में समझ में आने लगेंगी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो आउटकम होता है वो बूस्ट होता है। और कहता ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब बच्चों के पास जो रिसोर्सेज हैं उसको और अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। पहले कंप्यूटर होता था बट बच्चों को पता ही नहीं होता था कैसे यूज करना है, अब उनको पता चल गया कि एजुकेशन में किस तरीके से यूज करना है। पीपीटी आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को पता है कि हाँ पीपीटी किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो इस चीज की बात होती है। अब मॉडर्नाइज लर्निंग टेक्निक्स, अपडेट एजुकेशन डिलीवरी टू रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी डिमांड एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मॉडर्न वर्कफोर्स। तो इसमें क्या करता है कि जो लर्निंग टेक्निक्स है उसमें मॉडर्नाइजेशन हो गई है, मतलब चेंजेस जो आजकल नए टेक्निक्स यूज करते हैं, जो डिलीवरी मोड ऑफ डिलीवरी होता है एजुकेशन का, वो कहीं ना कहीं उसमें मॉडर्न वे हम यूज करते हैं। पहले से हम क्लासेस में पढ़ते थे, अब हम मतलब स्मार्ट क्लास में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। अब से हम खुद पढ़ते भी नहीं है, वहाँ पे जाके हमें मौका भी मिलता है कि हम माइक्रो टीचिंग दें और मतलब समझा भी पाए। तो ये बच्चों के हिसाब से क्या होता है, चीज़ें बदल रही हैं तो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये जो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन वे में, मतलब उसको और अच्छा मॉडर्न वे में लेके आने के लिए ही जो इसका भी एक एम था। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट डिजायरेबल मॉडिफिकेशन, बच्चा जैसा पढ़ना चाहता है उस हिसाब से हम मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं। अब कोई बच्चा यहाँ पे बैठ के मतलब अपने घर पे बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन वो उसको मतलब जो उसके स्कूल का है वहाँ से उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ सकता है, मतलब वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। ये चीज़ है। फैसिलिटेट इफिशियंट टीचिंग। अब सिर्फ अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आ रही है तो सिर्फ बच्चों के लिए तो है नहीं, वो तो टीचर्स भी यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर और टीचिंग के लिए भी और लर्निंग के लिए कि दोनों के लिए कि एक अच्छा टूल प्रोवाइड करता है कि टीचर्स भी बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ाएं। अब देखते हैं अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो हमने एम्स देख लिया, अब हम देखेंगे अप्रोचेस क्या क्या है। तो 3 अप्रोचेस है बच्चों, हमारा होता है हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है हमारा, और तीसरा हम और तो सिस्टम अप्रोच। तो हार्डवेयर अप्रोच पहले हम देखेंगे, फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच देखेंगे, फिर सिस्टम। अब हार्डवेयर अप्रोच से आप क्या समझते हो? अब हार्डवेयर अप्रोच जो हमारा होता है बच्चों, इसमें जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जो टूल्स हम यूज करते हैं जो फिजिकली टच कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और जो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है, इसमें जो हम पीपीटी वगैरह जो हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन हार्डवेयर के थ्रू हम उस चीज को यूज कर पा रहे हैं, वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। हमारा तीसरा होता है जो हमारा होता है वो सिस्टम अप्रोच होता है बच्चों। तो सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्सअप होता है जो जनरली हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका ब्रीफ क्या है ये एक्चुअली। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर अप्रोच। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये यूटिलाइज करता है फिजिकल टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ये मैंने जैसे कि आपको कहा ना बच्चों कि ये फिजिकल जो चीजें हम टच करते हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज करता है एजुकेशनल पर्पस से, जैसे कि सिंप्लीफाइज एंड इकोनोमाइज द टीचिंग प्रोसेस थ्रू टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, कंप्यूटर एंड प्रोजेक्टर। अब बच्चों हम कंप्यूटर को टच कर सकते हैं, प्रोजेक्टर को टच कर सकते हैं, तो ये दोनों चीजें जो हम यूज कर रहे हैं ये हार्डवेयर, मतलब कोई चीज हम जो जनरली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीजें जो हमारी होती है वो हार्डवेयर अप्रोच में आता है हमारा। सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है इंटेंजिबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बस देख सकते हैं, ऐसा सच ए डिजिटल कंटेंट, बुक्स एंड एजुकेशनल गेम्स। ठीक है, अब जैसे कि ये बेटा मेरा जो बोर्ड है ये डिजिटल बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये हमारा हार्डवेयर अप्रोच मतलब मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर जो मैं पीपीटी यूज कर रही होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है। ठीक है, अब इसका ये भी एनहांस करता है हमारा लर्निंग थ्रू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टारगेटिंग एंड हाउ कंटेंट इज लर्न। ठीक है, अब ये भी कहीं ना कहीं हेल्प तो कर ही रहा है, हमारा पीपीटी बनाने बच्चों को आ जाएगी, पीपीटी कैसे यूज करना है ये सारी चीजें समझ में आ सकती है, ये चीजें हैं।
और जो हमारा होता है सिस्टम अप्रोच, इसमें क्या कहते हैं, इंटीग्रेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच विद इन द स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। इसमें मैंने आपको कहा कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मतलब इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो जनरली हम अभी जो मैं कर रही हूँ ये आपका सिस्टम अप्रोच है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है वो भी यूज कर रही हूँ और साथ में मैं अपना पीपीटी भी यूज कर रही हूँ। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा सिस्टम अप्रोच। सबसे पहले हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर उससे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलती है, ठीक है। अब एक चार्ट है बच्चों, ये आप लोग देख लो, कभी कभी हमारा 5 मार्क्स में पूछ सकता है अप्रोचेज। तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम, तो सबसे पहले अगर डिफरेंशिएट करने के लिए भी आपको पूछता है कि हार्डवेयर क्या है, अप्रोच क्या है और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है, तो ये आप लोग देखो। तो जो हमारा हार्डवेयर, उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि फिजिकल इक्विपमेंट या डिवाइसेस का यूज करते हैं अगर हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए, तो हमारा होता है हार्डवेयर अप्रोच। और जो सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है बच्चों, वो हमारा होता है क्या, डिजाइनिंग एंड यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, स्ट्रेटेजीज एंड कंटेंट। इसमें हम डिजाइन करते हैं, इसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं बाय यूजिंग मटेरियल, स्ट्रेटेजीज एंड कंटेंट। जैसे पीपीटी के जो कंटेंट्स होते हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। अब इसका फोकस किस पे होता है, फोकसेस ऑन टूल एंड मशीन्स। जैसे कि हमारा जो टूल और मशीन्स हम यूज करते हैं, कंप्यूटर हो गया हमारा, सीपीयू हो गया हमारा, लैपटॉप्स हो गए हमारे, प्रोजेक्टर्स हो गए हमारे, ये सारी चीजें जो आपके होते हैं वो टूल्स और मशीन्स है। तो हार्डवेयर अप्रोच जो हमारा होता है वो इस चीज पे फोकस करता है। और ये हमारा जो फोकस करता है वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पे, कि कैसे टीचर किस चीज का यूज करके उसको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है या सिखा रहा है, इस चीज की बात होती है। अब कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं मैंने जैसे बताया बच्चों, इसमें क्या आता है, प्रोजेक्टर्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, रेडियो हो गया आपका, टीवी, स्मार्ट बोर्ड, कैमराज, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। जो फिजिकली आपको दिख रहा है वो आपका होता है हार्डवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात की जाए तो इसमें आपके जो लेसन प्लान्स बच्चों, टीचिंग मेथड्स जो टीचर्स यूज करते हैं, जो मैं आपके आगे यूनिट्स में वो मैं बताऊंगी आपको, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, मॉड्यूल्स आपके मल्टीमीडिया कंटेंट्स हो गए। और जो आपने सीपीआर का मॉड्यूल बनाया होगा, वो जो मॉड्यूल आपका था वो आपका क्या आता है, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का, बिकॉज वो मॉड्यूल बना था वो आपका क्या था, कंटेंट था। अगर उसको आप सेम चीज प्रोजेक्टर पे दिखाते हो, बताते हो, तो वो हार्डवेयर हो गया। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, सिस्टम अप्रोच। समझ में आई। अब देखो नेचर, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक होता है, बिकॉज इसमें हम फिजिकली कोई चीज यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का यूज कर रहे हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल होता है ये इंस्ट्रक्शनल होता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे चीजें हैं बेटा, यहाँ पे चीजें हैं, उसको हम पीपीटी में लेके आ रहे हैं या हम मॉड्यूल के थ्रू लेके आ रहे हैं और वहाँ पे बता रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है। और उसमें इंस्ट्रक्शनल बेसिस पे होता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई भी पूछता है कि डिफरेंस करो हार्डवेयर अप्रोच में और सॉफ्टवेयर अप्रोच में, तो कर लोगे ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कंटिन्यूएशन में है, पर्पस क्या है, टू डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट इफेक्टिवली। अगर हम फिजिकल सेटअप का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंटेंट है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उसको हम इफेक्टिवली कहीं ना कहीं डिलीवर कर पाएंगे। तो ये इसका पर्पस होता है। ये क्या करता है, इंप्रूव करता है हमारे लर्निंग को थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एंड टेक्निक। अब लेसन प्लान की बात किया जाए, टीचर्स जो हमारे लेसन प्लान बनाते हैं उसको एक ऑर्गेनाइज वे बनाते हैं कि आज हमें बच्चों को इतना टॉपिक या इतनी चीजें डिलीवर करनी है, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीज होगा, जैसे कि आज मैं ये पीपीटी बना के लाई हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बच्चों को कितना डिलीवर करना है, ठीक है, कि हाँ जितना पीपीटी लेके आई हूँ तो मुझे ये डिलीवर करना है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो इसकी बात कर रहा है। और ये क्या क्या एम्फेसाइज करना ऑन हार्डवेयर ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है ये आपका हार्डवेयर, ये मेन है। और ऑन कंटेंट डिजाइन, ये आपका क्या करता है, कंटेंट डिजाइन पे उसको सीक्वेंसिंग कैसे करनी है और लर्निंग थियरीज पे ये आपका वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें हम एलसीडी प्रोजेक्टर के थ्रू हम कंटेंट को शो करते हैं। इसमें हम पावर पॉइंट लेसन या करिकुलम का मतलब बच्चों जो है जैसे नर्सिंग एजुकेशन है तो इसका एक करिकुलम है, ठीक है। इसमें हमारे जितने भी यूनिट्स है वो हमारा करिकुलम होता है। अब देखते हैं टीचर्स के इसमें क्या, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है और डिवाइसेस को किस तरह से फैसिलिटेट करना है, उनको चलाना भी तो आना चाहिए, तो ये चीज़ की बात हो रही है। और इसमें उनको डिज़ाइन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट डेवलपर। अब कि पीपीटी बनानी ही ना है तो क्या मतलब है, तो वही है कि इनको डिज़ाइन करना और डिज़ाइन करने का लर्निंग एक्सपीरियंसेस होना चाहिए और कंटेंट को किस तरह से डेवलप करना उसकी बात कर रहे हैं। और हमारा जो कॉस्ट होता है, सिंपल सी बात है, कहीं पे भी मशीन्स हैं तो उसको लगाने में खर्चा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये क्या होता है हमारे, ये मशीन्स इसके लिए मनी चाहिए होता है, वेरी एक्सपेंसिव होता है। ये लो कॉस्ट होता है लेकिन इसमें प्लानिंग, क्रिएटिविटी और टाइम इन सब की नीड होती है, ठीक है।
डिपेंडेंसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट इक्विपमेंट, बिना इक्विपमेंट का ये काम ही नहीं करेगा। और कैन वर्क इवन विदाउट हाईटेक डिवाइसेस, मतलब हाईटेक डिवाइसेस में आपके फोन में भी पीपीटी वगैरह यूज होते थे, काम तो ये कर देता है, लेकिन फिर भी डिवाइसेस तो चाहिए होती है इसके लिए भी। अब बच्चों हम आते हैं अगले टॉपिक पे, स्कोप क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। तो हम देखते हैं कि क्या क्या स्कोप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारे यूज होते हैं, हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इसका यूज करके हम क्या करते हैं, जो इट लाइक्स यूजिंग टीच टू फाइंड द बेस्ट वे टू टीच स्टफ्स। अब बच्चों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो होता है वो बेस्ट वे आपको प्रोवाइड करता है कि कौन सा मेथड यूज करके हम बच्चों को कितना अच्छा दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्कोप है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करें हम, मतलब हमारा जो एजुकेशन मतलब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर वगैरह का यूज करके हम कितना अच्छा बच्चे को दे सकते हैं। तो ये हमारा एक स्कोप हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा स्कोप है कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जो हमारा होता है, इसमें ये देखते हैं कि मान लो क्लास में अलग अलग बच्चों की अलग अलग नीड होती है। हमें ऐसे समझ में आता है कि एक बच्चे को जब टीचर बोल रहा होता है तो उसको बोलने से याद होता है, कुछ बच्चे होते हैं नहीं उनको लिखा हुआ चाहिए होता है तब उनको याद होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो दोनों में ही माहिर होते हैं। तो इसमें हम बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम इसमें जो मतलब साइकोलॉजी उनका जानने के बाद कि बच्चे को क्या चाहिए उस बेसिस पे जो हम उनको जो प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक स्कोप होता है कि हम पहले जानें कि बच्चे को क्या चाहिए उसके बाद डिलीवर करें। जो हमारे इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग, अब बच्चों यहाँ पे भी है कि जो हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका क्या क्या स्कोप है। तो उसमें एक स्कोप ये भी है कि ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करता है, टीचिंग और लर्निंग को और कूलर बनाता है, बोरिंग नहीं रखता है, ठीक है। और बच्चों को मतलब लाइफ में गो थ्रू हो जाता है और इजी होता है, ठीक है। व्हाट वर्क बेस्ट एंड हाउ टू डू इट, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है और कैसे उसको करना है, ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया, दिस इज अबाउट यूजिंग डिफरेंट टूल लाइक बुक्स, वीडियोज एंड कंप्यूटर टू हेल्प गेट द लेसन अक्रॉस, इट मेक्स लर्निंग मोर फन एंड एसेसिबल। अब इंस्ट्रक्शनल मीडिया में भी इसका स्कोप है कि ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, बुक्स हो गए, वीडियोज हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए। तो क्या करता है ये हर लेसन के मतलब अक्रॉस में हेल्प करता है कि किसमें क्या चीज़ हमें यूज करने कैसे, और उसको मतलब अच्छा मतलब मोर फन वे में यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यूजिंग ऑडियो वीडियो एड्स, इसमें भी स्कोप है बच्चों। ऑडियो वीडियो यूज करके मतलब क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, ऑडियो मतलब सुन के, वीडियो मतलब देख के, ठीक है। तो एविएट्स अगर हम यूज करते हैं तो इसमें भी इसका स्कोप होता है, उसको बनाने में हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये सारी चीजें हैं बच्चों, जैसे आप अभी जो देख रहे हो आप सुन भी रहे हो आप देख भी रहे हो, तो ये एविएट्स हो गया। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ भी हो रहा है। स्कोप का मतलब ये होता है कि आप कहाँ यूज कर रहे हो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो डेवलपिंग द करिकुलम डिजाइन करने में भी हमारा स्कोप होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। देखो कैसे बच्चों, जब आपने देखा होगा कि जब भी आप सिलेबस उठाते होगे तो वहाँ पे साइड में लिखा हुआ होता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ तो ये होती है कि करिकुलम में तो क्या पढ़ना है, ये चीज़ें में भी उसका हेल्प होता है कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पे आपको ऑडियो विजुअल की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको पीपीटी की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे आपको सिर्फ बोर्ड से काम चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी मायने में रखता है। तो ये भी एक स्कोप होता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी एक बोरिंग से टॉपिक को या बोरिंग से सब्जेक्ट को किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्कोप है। बाय यूजिंग द एजुकेशनल सिस्टम वेल, मेकिंग श्योर एवरी पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम वर्क टुगेदर वेल सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न द बेस्ट दे कैन, इट्स अबाउट गेटिंग द मोस्ट ऑफ द व्हाट वी हैव। इसका देखो यूजिंग द एजुकेशनल सिस्टम वेल, इसका ये मतलब है बच्चों कि हम क्या करते हैं, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे पास है उससे और अच्छा, उसमें से जो बेस्टेस्ट है उसको निकाल के हम कैसे कर सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इस चीज की बात है, कोलैबोरेटिव वे में पढ़ने की बात कर रहा है बच्चों ये, ठीक है। फीडबैक, फाइंडिंग आउट हाउ वेल एवरीबॉडी इज डूइंग बाय चेकलिस्ट इन रेगुलरली। आपको पता होगा नर्सिंग के स्टूडेंट्स हो, बिना चेकलिस्ट का तो कुछ भी नहीं होता है। तो फीडबैक भी हमें मिलता है यहाँ पे भी स्कोप है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कभी कभी गूगल शीट के थ्रू पे टीचर्स हमारे पास सर्वे डालते रहते हैं कि आप बताओ कि क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे भी इसका स्कोप होता है बच्चों, ठीक है। इट्स हेल्प टीचर एंड स्टूडेंट नो व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट नीड टू चेंज। ये क्या करता है, ये टीचर्स को स्टूडेंट दोनों को हेल्प करता है कि क्या अच्छे से काम कर रहा है और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। सॉरी बच्चों।
अब हम आते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछ सकता है या 2 मार्क्स में पूछ सकता है ये, ठीक है। तो ये हमारा है टॉपिक जो है हमारा, वो है लेटेस्ट अप्रोचेस टू द एजुकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 होता है। एक तो हमारा पहला यही है कि ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, दूसरा जो हमारा होता है वो रिलेशनशिप बेस्ड होता है, और तीसरा जो हमारा होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन जो होता है उसका क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? कमेंट करके बताना, थोड़ा देर पॉज करना, देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन से क्या समझते हो तुम लोग। थोड़ा बहुत लिखना, उसके बाद फिर चीटिंग मत करना, पॉज करके पहले कुछ लिखना, उसके बाद फिर आगे देखना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन क्या करता है, वो मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है लर्नर को, ताकि वो पॉजिटिव डिसीजंस ले पाए और उसको जो उसका एक्शन हो वो बेनिफिट करे इंडिविजुअल को और कम्युनिटीज को, ठीक है। अब देखो ऐसे मैं बताती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्रीवियसली जब कोई भी हम अपने लाइफ में शुरू से लेके, जैसे मैंने कहा कि हम जब से लाइफ में आते, इस दुनिया में आते हैं, तब से लेके थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हम हैं तब तक हम सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है। अब जब हम सीखते रह रहे हैं तो हम प्रीवियसली क्या सीखे और उसी चीज़ से रिलेटेड हमने नया कुछ सीखा, ठीक। तो जब हमने नया कुछ सीखा तो उस बीच का जो प्रोसेस था, तो उसको हम फिर से क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि यार हमने तो पहले ये सीखा था, अब ये है, तो बदलाव आता है ना, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन। बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहला जो हमारा होता है लेटेस्ट अप्रोच जो है कि ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, बच्चे में बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चा ABCD ही सीखा, उसके बाद उसको अल्फ़ाबेट बनाने, मतलब उसको कंबाइन करना नहीं आया, तो क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना। तो बच्चा अगर वो चीज़ सीखा, वहाँ से आगे बढ़ा, जब वहाँ से आगे बढ़ा तो फिर क्या किया, वो सेंटेंस बनाना सीखा। तो ये चीज़ हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का पार्ट होता है कि, और यहाँ पे अगर हम नर्सिंग उसमें देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन जो मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है, मतलब जो लर्नर्स होते हैं उनको एम्पावर करता है, ताकि वो डिसीजन ले पाए और वो जो और उसको एक्शन में लेके आ पाए, ताकि वो इंडिविजुअल को भी बेनिफिट कर पाए और कम्युनिटीज को भी बेनिफिट कर पाए। अब इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेकिंग अजम्पशन। पहले वो कुछ सोचता है, ठीक, उसने कुछ अज्यूम किया कि हाँ मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है, या मुझे नर्सिंग करनी है, या कुछ भी उसने एज्यूम किया। सबसे पहले होता है अजम्पशन, स्टार्टिंग विद अजम्पशन बिफोर प्लानिंग टीचिंग मेथड्स, ठीक है। उसके बाद हैविंग एक्सपीरियंसेस, फिर वो एज्यूम किया, फिर उसने क्या किया, डेवलपिंग न्यू नॉलेज एंड एनहांसिंग एग्जिस्टिंग स्किल। अब उसने कुछ एज्यूम किया, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बारे में कुछ नई नॉलेज ली, और उसके बाद जो प्रीवियसली जो उसका स्किल या नॉलेज था उसके साथ उसको कोरिलेट किया, ठीक। तो पहले से ध्यान रखना कि एजम्पशन उसने किया, उसके बाद उसके बारे में क्या किया, उसने एक्सपीरियंस किया, ठीक। उसके बाद चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव, एडजस्टिंग थिंकिंग बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें प्रीवियस वाले स्लाइड में तुमने बच्चों देखा कि यहाँ पे ये था कि उसने क्या किया, न्यू नॉलेज को डेवलप किया और जो पुरानी उसकी स्किल्स थी उसको और एनहांस किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है वो, चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव, जो उसने प्रीवियसली सीख रखा था या जो भी उसके पास जो नॉलेजेस थे उसमें उसने क्या किया, चेंजेस किए, उसने नए इन्फॉर्मेशन को क्या किया, एडजस्ट किया। बच्चों क्या किया, नए इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट किया। अब उसमें क्या किया, एक्सपीरियंसिंग ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। अब उसने क्या किया, जो नई चीजों को, नई थिंकिंग को या नई नॉलेज को उसने प्रीवियस वाले में क्या किया, मर्ज किया। तो गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड री-इन्फोर्सिंग लर्निंग थ्रू द न्यू स्किल्स। अब देखो मैं तुमको बताती हूँ कि पहले क्या होता था ना, जो होता था ना बच्चों, जैसे हम लोग क्या करते हैं नर्सिंग में, हम थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम थियोरेटिकल पोर्शन उसको पढ़ते हैं तो थियोरी में कुछ और होता है, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम जाते हैं अपने हॉस्पिटल एरिया में ड्यूटी करने के लिए, तो जहाँ वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ फील हुआ होगा कि जो आपका होता है थियोरी और जो हमारा स्किल होता है, जो हम वहाँ पे जाके करते हैं, इस दोनों में जो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, तो वो क्या होता है, एक फेज होता है। तो वही चीज़ है कि आपने एक अजम्पशन किया था कि हाँ ऐसे ऐसे होता होगा, जो प्रीवियस स्लाइड पे था कि आपने एक अजम्पशन किया था, उसके बाद फिर दूसरा होता है हैविंग एक्सपीरियंस, फिर आप वहाँ पे गए तो आपने वहाँ पे क्या किया, एक्सपीरियंस किया, ठीक है। अब आपने एक्सपीरियंसेस लिए, जो आपके पास स्किल्स वगैरह थे, उसको चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव से देखा। अब आपने क्या किया, उसको अपने जो पुरानी चीज़ें थी उसमें क्या किया, आपने मर्ज किया, एडजस्ट किया। अब जब आपने वो चीज़ एडजस्ट कर लिया तो आपका जो थियरी था वहाँ पे आपने प्रिपेयर किया, आपने एडजस्ट किया, जो प्रीवियस सीख रखा था थियरी पोर्शन में उसको प्रैक्टिस में लेके आए, और अब आपने क्या किया, एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग। आपके पास अब जब आप वहाँ पे प्रैक्टिस में लेके आ गए तो आपके पास
क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद क्या किया, आपने उस न्यू स्किल को अपने लाइफ में री इन्फोर्स किया कि आपने एक नई चीज़ सीखी। समझ में आया? तो जो पहला हमारा क्या था बच्चों, ध्यान देना मतलब इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। इसके पहले आपने अजम्पशन किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसको एक्सपीरियंसेस में लेके आए, हैविंग एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर आपने क्या किया, चैलेंज पर्सपेक्टिव, जो आपके पहले से ही चीज़ें थी उसको आपने चैलेंज किया कि आपने जो प्रीवियस था उसको क्या किया, उसमें नई चीज़ें आपने एडजस्ट की। और अपना चौथा क्या था, एक्सपीरियंस से ट्रांसफॉर्मेटिव रेडी, जब वो चेंज हो गया तो आपके अंदर क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब आगे देखते हैं फेजेस क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग के। तो किस किस फेजेस से जब आपके अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती, चेंजेस हो रही होती, तो कौन कौन से फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, तो इसको देखते हैं। तो हमारा क्या होता है, प्लानिंग एक्शन। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्शन को प्लान करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं अपने न्यू रोल्स को। फिर आपका जो अजम्पशन था उसको एसेस करते हो, ठीक है। उसके बाद नई नॉलेज को सीखते हो, एक्वायरिंग न्यू नॉलेजेस। फिर आप क्या करते हो, जो नॉलेजेस वो लेते हो। फिर आपका जो पांचवा फेज होता है उसमें क्या करते हो, डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं न्यू स्किल। जो मैंने आपको क्या कहते हैं स्टेजेस बताए थे, वही चीज़ है और ज़्यादा डीप में, ठीक है, कि किस किस तरह से गुजरना पड़ता है आपको। ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन में क्या होता है कि जब आपके अंदर बदलाव आ रहा होता है तो कौन कौन से फेजेस से आप गुजर रहे होते हैं। तो ये पांचवा क्या होता है, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्किल। जो नया स्किल आपने सीखा उसको आपने क्या किया, डेवलप पहले किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखा, जिसकी वजह से क्या आपके अंदर कॉम्पिटेंसी आ गई, मतलब नॉलेज के साथ साथ स्किल भी आया और आपके अंदर क्या हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। आपके जो एक्सपीरियंस है, जब आपने क्या किया, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, कॉम्पिटेंसी आ गई, तो आपने उस एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों से क्या किया, कोलैबोरेट करना शुरू किया, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद एक्टिवली लर्निंग। फिर आप क्या किया, जब आपने वहाँ पे क्या किया, कोलैबोरेट हुए, तो आप लगातार सीखने लगे, बीच में आपका रिदम जो हुआ वो टूटा नहीं। फिर आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, आपका डर खत्म हो गया, आप लोगों के साथ मिलकर काम करने लगे, तो वो एक फेज में स्टार्ट हो गया कि आप कंटिन्यूअसली आप सीख रहे हो, एक्टिव फेज में आप आ गए। और फॉलोइंग बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल्स, फिर क्या किया, आप जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स होते हो उसको फॉलो करने लगते हो। तो ये आपके सारे क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। तो फेजेस में क्या था कि सबसे पहले आपने एक्शन को प्लान किया, फिर आपने फॉर्मुलेट किया न्यू रोल्स को, फिर क्या किया, क्रिटिकली एसेस किया आपके एजम्पशंस को कि आपने जो एज्यूम किया है वो सही है कि गलत है। फिर उसके बारे में आपने नॉलेज गेन किया। अब जब नॉलेज गेन किया तो आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में क्या करोगे, डेवलप एंड इंप्लीमेंट न्यू स्किल्स, ठीक है। फिर आपने उसके बारे में स्किल और नॉलेज को बिल्डअप किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। फिर जब ये सारी चीज़ लगे तो आप तो वो गेन कर चुके ना, फिर आप उसको करते जा रहे हो तो वो आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेके आता है। फिर आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो, एक्टिवली सीखते जाते हो, लर्न करते जाते हो एंड फॉलोइंग बेसिस लर्निंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन के। तो पहले देखते हैं बच्चों कि मोटिवेशन एंड इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। अब जब आपके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, एक्टिवली बच्चा सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होगा और इंटेलेक्चुअल उसका क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, एनहांस करता है स्ट्रेटेजीज और स्किल। जब कॉम्पिटेंसी का मतलब यही होता है बच्चों कि आपने थियरी तो सीख ली, लेकिन जब आप क्लिनिकल एरिया में जाते हो तो जब आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की होती है तो आपको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिस का भी साथ में मर्ज होना और वो चीज़ आपको आना। तो ये चीज़ क्या करता है, आपको एनहांस करता है उस चीज़ को, स्ट्रेटेजीज को और स्किल्स को, ठीक है। चैलेंजिंग एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट को चैलेंज देता है कि सीखो, ठीक है, आओ सीखो। उनको एनकरेज भी करता है कि मतलब अगर उनको चैलेंज देता है कि तुम सीखो और उनको एनकरेज भी करता है कि तुम सीखो, ठीक है। उसके बाद वैल्यूइंग, मतलब थोड़ा सा ग्लिच है पर ध्यान देना, ये इसका पार्ट है, ओके। वैल्यूइंग पर्सनल इंटीग्रिटी एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। मैंने जैसा कि आपको जब शुरू किया था ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, तो मैंने लर्निंग, तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियसली आप जो सीख चुके और जो नया आप सीख रहे हैं उन दोनों को आपस में क्या करता है, पहले कंपेयर करता है, फिर उसको जो प्रीवियसली उसको लगा था कि कहाँ चेंजेबल है तो वो क्या करता है, जो नई नॉलेज देता है वो प्रीवियस नॉलेज में क्या करता है, मर्ज करता है। तो ये उसकी बातें कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फोकसिंग सेल्फ मैनेजमेंट एंड डेली लर्निंग इंप्रूवमेंट। ये फोकस करता है कि वो जब कोई नई चीज़ें सीख रहा है तो उसको किस तरह से डेली उसको किस तरीके से मैनेज कर रहा है, क्योंकि उसको अब नई चीज़ें आ रही है तो खुद को भी तो मैनेज करना है ना। अब कई सारी चीज़ें आ रही है तो क्या लेना है, क्या करना है, उसको किस तरह से अपने डेली लाइफ में अब नई चीज़ आई है तो उसको किस तरह से गो थ्रू करना है, इसकी बात कर रहा है। अब ये जो हमारा होता है इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्किल एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान। अब
उसने नई स्किल सीखी तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा उस चीज़ को एक्शन में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट किया और एक्शन में लेके आया। तो ये हमारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन का। अब बच्चों दूसरा जो हमारा होता है वो होता है रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। अब बच्चों देखो, पहले क्या था, टीचर्स और बच्चों में ना मतलब ऐसा होता है कि टीचर बोलते जा रहा है और बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। बच्चे पहले टीचर से कुछ भी ऐसे बोल नहीं सकते थे, बिकॉज पहले ऐसा था कि टीचर ही बोलेगा और बच्चा सुनेगा, ऐसा। वो ये नहीं देखते थे कि कौन सा बच्चे को प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देते थे। बट ये जो आता है लेटेस्ट अप्रोचेस जो आता है वो कहता है कि रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, कि बच्चों के साथ आईपीआर बनाओ, या बच्चों के साथ आप आईपीआर बनाओगे तो बच्चा आपसे बात करेगा, आप बच्चे से बात करोगे, तो क्या टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये चीज़ कह रहा था, ठीक है। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन प्रायोरिटाइज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट एज द फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, बिलीविंग दैट लर्निंग थ्रिव्स इन सपोर्टिव कनेक्टेड एनवायरनमेंट। अब मैंने वही चीज़ कहा था बच्चों कि अगर टीचर क्या करता है, सिर्फ बोलते जा रहा है और बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है तो सिर्फ बच्चा आएगा और चला जाएगा। लेकिन रिलेशनशिप में ना हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देते हैं, उसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। उनको सपोर्ट करके देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। फिर उस पर जब ये सब ध्यान देंगे तो बच्चे भी अपनी उनकी जो खुद की प्रॉब्लम्स है जो पढ़ते टाइम उनको आती है तो क्या करेंगे, वो टीचर से शेयर कर पाएंगे। तो वो टीचर के साथ शेयर कर पाएंगे तो वो भी इफेक्टिवली लर्न कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन हमारा यही चीज़ कहता है कि बच्चों के साथ आईपीआर बनाइए आप, जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो वो अच्छे से फैसिलिटेट हो पाए। रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रेटजी, ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब बिहेवियर। अब कोई बच्चा, मैंने कहा ना कि बैठा हुआ है, तो कोई बच्चा शांत बैठा होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्लास में एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है जो बच्चा इंट्रोवर्ट है वो पढ़ने में अच्छा नहीं होता है। तो आप देखो कि वो बच्चा इंट्रोवर्ट है तो क्यों है, उसको कंफर्टेबल जोन में लेके आओ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है और उसके बिहेवियर को सोचना है कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। ये टीचर्स के लिए है, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और दूसरा क्या, ओपन कम्युनिकेशन। फिर उनसे बात करिए, उनसे बात करो कि ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, या क्या चेंजेस वो चाहते हैं। फोकस ऑन चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप। ये जो होता है हमारा रिलेशनशिप बेस्ड लर्निंग, ये सिर्फ टीचर्स की बात नहीं करता है या सिर्फ बच्चे की बात नहीं करता है, ये इस चीज़ पे भी फोकस करता है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, ठीक है। सपोर्ट एंड कंपेटेंसीज एंड डेवलप सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब बच्चों को क्या करना है, उनको नई नई चीज़ें सिखाने में हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी लेके आनी है कि उनको लगे कि हाँ दे आर सिक्योर, वो शेयर कर सकते हैं कोई चीज़ें, ये चीज़ें, ठीक है। रिस्पेक्ट रोल बाउंड्रीज। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जबरदस्ती करने लगो, अब टीचर है वो स्टूडेंट है, तो इसमें ये चीज़ हो सकती है ना कि अगर लगे कि बहुत ज़्यादा बच्चा फ्रेंडली हो जाए टीचर से, ऐसा नहीं करना। टीचर और स्टूडेंट की जो बाउंड्रीज होती हैं वो बनाते हुए, वो रखते हुए बच्चे की टीचर से हेल्प करें, और जो बच्चा है वो उनको रिस्पेक्ट देते हुए अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनसे शेयर कर सके। इस तरीके का माहौल हमें बनाना होता है। लिसन केयरफुली, सिंपल सी बात है। ओपन कम्युनिकेशन की बात हुई है तो कम्युनिकेशन सबसे पहले ज़रूरी पे क्या, सुनना, ठीक है। उसके बाद प्रमोट रिफ्लेक्शन ऑन गुड बिहेवियर। अब आप जाके पूछ रहे हो, सुन रहे हो, तो सुनते हुए आप बच्चे की बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। जैसे कि आपने किसी बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ है, और वो बच्चा बहुत सैड है और आप मुस्कुरा रहे हो, ये तो गलत चीज़ है ना। तो इस तरह से आपका जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो गुड बिहेवियर के बेसिस पे होना, तो बैड बिहेवियर के बेसिस में नहीं होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। और जो सातवां, डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड न्यू बिहेवियर। आपको जो इफेक्ट मतलब जो भी उसका ऑब्जर्व किया आपने बिहेवियर, वो इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मैंने आपको प्रीवियसली बताया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है, नॉलेज प्लस स्किल, ये होती है आपकी कॉम्पिटेंसी। अब अगर मैंने आपको बोला कि बच्चों सीपीआर, हम शुरू से सीपीआर पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी डमी पे प्रैक्टिस नहीं किया, जब आपको कभी करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, आपको अजीब लगेगा, आपको डर लगेगा, आप आगे ही नहीं जाओगे, ठीक है। या हम कहते हैं कि कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन तो हमने कभी नहीं की, हमने क्लास में पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जब आप जाते होगे तो आपको लगता होगा। अगर कभी आपने डमी में प्रैक्टिस नहीं की है, आप हॉस्पिटल गए, वहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग कर रहे हैं और आपको नहीं आ रहा है, तो ये नॉलेज और स्किल, ये दोनों का होना ही कॉम्पिटेंसी होती है, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारा जो एजुकेशन होता है वो यही कहता है कि जो बच्चा होता है उसको दोनों चीज़ें ला के दो, मतलब थियरी
अगर थियरी आप पढ़ा रहे हो तो उसका जो स्किल है उसको भी एनहांस करो, नॉलेज प्लस स्किल, ठीक है। तो हमारा कॉम्पिटेंसी जो होता है वो क्या होता है, नॉलेज प्लस स्किल, ठीक है। तो भाई competency based education emphasizes mastering specific skill and competencies over traditional measures like credit hours। पहले क्या होता था, सिर्फ पढ़ाने पे ही ध्यान देते थे कि हाँ सिर्फ थियरी कंप्लीट जो कंप्लीट नहीं, स्किल्स पे ही काम करना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यही चीज़ पे प्रमोट करता है। इट ऑफर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग अलाउइंग स्टूडेंट टू एडवांस एट देयर ओन पेस अपॉन डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरिंग ऑफ सब्जेक्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बस चलते जाओ कि हाँ 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में आपने थियरी कंप्लीट कर लिया, ऐसा क्या नहीं। हर बच्चे का अपना अपना पेस होता है, उस पेस को ध्यान में रखते हुए आपको बढ़ना है। कॉम्पिटेंसी बेस करता है कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी को देखनी है, वो उस किस पेस में पढ़ना चाहता है, वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, उस बेसिस पे हम बताएंगे कौन सा बच्चा पीछे रह गया, कौन से बच्चे को स्लो समझने की ज़रूरत है, कौन सा बच्चा आराम से समझ ले रहा है। तो उस तरीके से बच्चे को ध्यान में रखते हुए मतलब उसको नॉलेज भी देना है और स्किल भी इम्प्रूव करनी है। तो इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब जो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होता है वो अलाउ करते हैं स्टूडेंट को प्रोग्रेस एज दे मास्टर स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। मैंने कहा ना कि नॉलेज और स्किल दोनों पे इन्होंने क्या करना चाहिए, मास्टरी करनी होनी चाहिए। अकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग accommodating different learning abilities and leading to more personalized and efficient educational outcome। तो ये जो लाइन बोलता है ये कहता है ना बच्चों कि जब तक कोई बच्चा अपने मतलब किसी स्किल पे मास्टरी ना कर ले तब तक वो अगले फेज पे मतलब जाए ना जाए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि किसी एक स्किल पे पहले सबसे पहले मास्टरी कर लेनी, ये इस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है accommodating different learning abilities and leading to more personalized and efficient educational outcome। बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में ये कहता है कि सबसे पहले कोई डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज वो अकोमोडेट करता है, जो क्या करता है बच्चे के जो पर्सनलाइज्ड और एफिशिएंट एजुकेशनल आउटकम जो होता है वो निकल के बाहर आता है, ठीक है। इस चीज की बात कर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। तो क्या क्या फेजेस होता है कॉम्पिटेंसीज के इन एजुकेशन में। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंसीज आती है तो वो क्या होता है, खुद के बारे में अवेयर होगा और खुद को क्या कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा। तो सेल्फ अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट। दूसरा हमारा होता है अब जब खुद के बारे में समझ पाए, खुद को मैनेज कर पाए तो सोसाइटी के लिए भी कुछ करेगा। तो सोसाइटी में अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस उसके पास आएगी। और रिलेशनशिप स्किल, अब मैंने जो सोशल एनिमल सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा तो उसी तरीके की बात है कि सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप स्किल ये दोनों डेवलप हो गए। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होगा, टीम वर्क उसके अंदर आएगा कि किस तरीके से लोगों के साथ मिलकर काम करना है, और कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद उसके रोल्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें समझ पाएगा। और क्या करेगा हमारे बच्चों, एक बार फिर से हम ये देख लेते हैं। तो क्या था, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, ये हमारे क्या आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, ये हमारा डेवलप होता है। दूसरा हमारा होता है सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप स्किल हमारा डेवलप होता है। डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर आती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता है, टीम वर्क किस तरीके से काम करना, लोगों के साथ मिलकर, ये चीजें डेवलप होती हैं। और हमारा पांचवा होता है कम्युनिकेशन स्किल हमारा अच्छा होता है। और हम क्या करते हैं, अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या रोल्स, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का। तो बच्चों ने तो प्रीवियसली अभी जो पढ़ा ना वो भी होता है, मतलब उसको भी आप लिख सकते हो कि हाँ इससे हमारी ये सारी बेनिफिट्स हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग पेस, बच्चा क्या करता है अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की हो तो वो अपने पेस से पढ़ सकता है कि वो आराम से उसको समझ में आ रहा है या फास्ट समझ में आ रहा है, वो धीरे सीखना चाहता है, तो ये उसके हाथ में होता है, ठीक है। दूसरा करता है स्किल कर पाता है मास्टरी पे और एनहांस कर पाता है नॉलेज। बार बार क्या करना, चीजें करने से, क्योंकि वो अपने पेस से चलेगा तो वो धीरे सीख रहा है कि वो तेज सीखना चाहता है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर वो आराम से कोई चीज सीख रहा है तो कोई भी स्किल अगर वो सीख रहा है तो उसमें वो क्या करेगा, मास्टरी कर लेगा। और अगर वो मास्टरी उस स्किल के कर रहा है तो उसका मतलब उसके पास नॉलेज है, तो नॉलेज भी उसका एनहांस हो जाएगा। क्लियर लर्निंग गोल्स, उसको पता होगा कि अगर वो चीज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तो उसके लर्निंग गोल्स जो है कि वो बार बार क्या सीखना चाहता है वो क्लियर होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब ऐसा तो है नहीं कि वो अगर कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो वो
मतलब 26 गॉस के कैरोला से उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है रिसोर्सेज की, कि वो कहाँ से कौन सा रिसोर्स यूज कर पाए, वो चेंज कर सकता है। कोई स्टिक टू द चीज़ें नहीं होती है कि हाँ यही तुमको करना है, तुम ये चीज़ यूज करो, तुमको यही चीज़ यूज करना, नहीं। उसको क्या ईजी पड़ता है, उसके कौन से रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, वो हर एक रिसोर्सेज को यूज करने के लिए फ्री है, फ्लेक्सिबल होता है वो, वो चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जिस चीज़ में सीख रहा था, जिस पेज से सीख रहा था, या जो रिसोर्सेज यूज करके या मटेरियल यूज करके सीख रहा था, बस वो वही यूज करके सीखे, नहीं। ठीक है। टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन, आजकल हमारा पूरा चल ही रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो अगर वो कोई चीज़ सीख रहा है तो टेक्नोलॉजी का उसमें मतलब मिलके सीख रहा है, उसका यूज करके सीख रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव स्टूडेंट एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। ये क्या करता है, बच्चों जो स्टूडेंट का एटीट्यूड होता है वो एनहांस करता है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, उसको उसका जो एटीट्यूड होता है वो एनहांस होता है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग, वो करके सीखता है, किस तरीके से उसने परफॉर्म किया, उसने कोई स्किल सीखी, उसको किया, उस बेस पे वो कर पाया, उसको खुद को पता चला कि उसने क्या गलती की और क्या सही किया था, तो परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग। ठीक है। और स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन इंप्रूवमेंट, अब बच्चा इतनी सारी चीज़ें करके सीख रहा है कि वो खुद का पेस से सीख रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कोई भी लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है, उसके गोल्स क्लियर है, तो बच्चों स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन तो होनी चाहिए ना, तो उसमें तो इम्प्रूवमेंट आएगी ही आएगी। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक, तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, तो रिलेशनशिप हमने देख लिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड देख लिया, ट्रांसफॉर्मेशनल देख लिया। अभी तक हमने यूनिट का जो था एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर लिया है। अब जो हमारे फर्स्ट यूनिट का ही दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक या हेडिंग हम कह सकते हैं स्टार्ट होता है, वो हमारा होता है एजुकेशनल फिलोसफी। ये बच्चों इससे ना 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इसको ना स्टोरी की तरह समझना, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानना है कि इसका मेन फोकस किस चीज पे है, अगर ये ऐसे है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इसके ये, और टीचर अगर पढ़ा रहा था इस टाइप की फिलोसफी का अगर यूज करके हम नर्सिंग एजुकेशन में लेके आ रहे हैं, तो कौन सा करिकुलम पढ़ रहा है बच्चा, मतलब कौन सा करिकुलम पढ़ रहा है, या टीचर्स कौन सा मेथड यूज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके से हो रहा है, तो ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे। तो अभी हम क्या शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, एजुकेशनल फिलॉसफी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बच्चों फिलॉसफी से आप क्या समझते हो, आप कभी कभी सुनते रहे अरे वो तो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, क्या मतलब होता है फिलोसोफर का, कभी सोचा है? बस कि हम ऐसे लाइन ही बोल देते हैं कि हाँ बोल दिया हमने कि वो बड़ा फिलोसोफर है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताना। हाँ मुझे पता है कि जो बच्चे प्रीवियसली बुक से रीड किए होंगे वो सिंपल सा वही बताएंगे जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे, बट नहीं, तुम क्या समझते हो ये बताओगे। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। तो हम देखते हैं कि फिलॉसफी इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एकेडमिक डिसिप्लिन। पहले क्या होता था, ये कहता है कि बहुत ही पुराना एकेडमिक डिसिप्लिन फॉलो करता था। ठीक है, द वर्ड फिलॉसफी कम फ्रॉम 2 ग्रीक्स वर्ड। बच्चों ये एमसीक्यू में पूछता है कि कभी कभी ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था या लैटिन वर्ड से, तो बच्चों ध्यान देना कि ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था आपका। तो इसमें फिलो ये भी पूछता है कभी कभी कि फिलो था, फिली था, स्पेलिंग में थोड़ा बड़ा मॉडिफिकेशन करके ना वो एमसीक्यूज बनाते हैं, तो ध्यान दे देना, ऐसे ही मत करके आना। तो जिसका क्या मतलब होता है लव, अब लव तो तुम लोग को याद ही रहेगा, ऐसे थोड़ा ना होगा कि तुम लोग भूल जाओ, तो ये तो याद ही होगा। और दूसरा सोफिया, बच्चों सोफिया, सोफिया लड़की का नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सोफिया हमारा क्या था, 2 ग्रीक्स वर्ड की बात, तो पहला ग्रीक वर्ड फिलो था, दूसरा हमारा सोफिया। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है विजडम। तो इन दोनों को साथ में मिला के देखिए लव ऑफ विजडम। सो फिलोसफी लिटरली मीन्स लव ऑफ विजडम। याद रहेगा ना, एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पहले एमसीक्यू तो यहाँ बन सकता है ग्रीक वर्ड वाला कि ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ कि लैटिन वर्ड से। दूसरा आपका होता है कि फिलो है कि क्या है, और सोफिया, तो ये दोनों ध्यान रखना। ये लड़के तो नहीं भूलेंगे सोफिया, मुझे तो पक्का यकीन है। और फिलोस का भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। फिलोसफी हेल्प ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जो हमारा फिलोसफी होता है वो लोगों की हेल्प करता है ताकि वो जो दुनिया उसको समझ सके, खुद को समझ सकते, और उनका जो लाइफ का पर्पज है उसको समझ सके। ठीक है, तो फिलोसफी क्या करता है, लोगों की कैसे हेल्प करता है कि वो लाइफ को समझ सके, खुद को समझ सकते और इस दुनिया को समझ सके। ठीक है, इसलिए फिलोसफी होती है। अब
इट डील्स विथ बिग क्वेश्चंस। अब फिलोसफी का तुम लोग थोड़ा, फिलोसफी है ना थोड़ी कहानी की तरह समझो। अगर फिलोसफी का तुमने इंट्रोडक्शन दे दिया तो ये कर फिलोसफी किन किन चीज़ों से डील क्या करता है, तो ये सबसे बड़ी रियलिटी का चेकआउट देता है। ये हमें बताता है हाउ शुड वी लीव, हमें कैसे रहना चाहिए, व्हाट इज ट्रू, क्या सही है, ठीक है, व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन फिलोसफी गाइड अस टू एनालाइज प्रॉब्लम। लॉजिकल थिंकिंग, हम लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू और रिफ्लेक्शन मतलब देख के, खुद से या किसी दूसरे को देख के, ये फिलोसफी हमें गाइड करती है कि हम कैसे एनालाइज करें हमारे खुद के प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम को जब हमें पता चल गया तो कैसे डिसीजन ले उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, और कैसे हम अपनी जो रीजनिंग है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी रीजनिंग है उसको कैसे हम सॉल्व करें, उसको किस तरह से डेवलप करना है, इस चीज़ के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आंसर देता है कि हाउ शुड वी लिव, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या सही है, क्या अच्छा है, इन सारी चीज़ों का जवाब देता है फिलोसफी। जब हम फिलोसफी किसी चीज़ की पढ़ते हैं तो किसी चीज़ का जवाब देता है वो। ठीक है, सॉरी। अब बच्चों डेफिनेशन तो बहुत इजी सा डेफिनेशन है, रंग बिरंगा लिख दिया है, बहुत इजी है, एक लाइन का है, ऐसे लिख के आ जाना, छोड़ के मत आना। तो ये मतलब फिलोसफी इज द साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, कहता है डेफिनेशन क्या है कि फिलोसफी क्या है, साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, जितने भी विज्ञान है उनके भी साइंस है ये, मतलब फिलोसफी इज द साइंसेस ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, ध्यान देना। विज्ञानों का विज्ञान है फिलॉसफी। ठीक है, दूसरा क्या है, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, जो हमने नॉलेज गेन किया उसका विज्ञान, वो होता है फिलॉसफी। तो ये दो डेफिनेशंस बच्चों, ये तो तुम लोग रट ही लो, मुझे तो पक्का यकीन है कि इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। 5 मार्क्स में अगर नहीं पूछता है तो 2 मार्क्स में तो जरूर पूछेगा, 2 और 3 मार्क्स में। ठीक है, अब अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग क्या थे, व्यूज थे कि फिलॉसफी क्या है और एजुकेशन, क्योंकि हमने अभी प्रीवियसली जब आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग किया था तो इसमें था कि फिलॉसफी और एजुकेशन का रिलेशनशिप क्या था। तो हमारे तो जेंटाइल्स वीव ने क्या था, एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी वुड मीन ए फेलियर टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। वो कहते हैं कि बिना फिलॉसफी के आपका एजुकेशन हो ही नहीं सकता, आप एजुकेशन का रियल मतलब क्या होता है आप समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये था, तो ये रट लेना बच्चों कि क्या था एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग ये था कि एजुकेशन जो है वो मतलब बिना फिलॉसफी के उसको समझे ही ना जा सकते, तो उसका जो कोर नेचर होता है ना आपके एजुकेशन का, वो बिना फिलॉसफी के एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इनका ये मानना था। ठीक है, अब एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑफ फिलॉसफी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब जो तुम्हारा एजुकेशन है वो फिलॉसफी पे किन किन कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बिना फिलॉसफी के एजुकेशन क्यों नहीं है। दो इसके मेन जो हमारे रीजंस है, पहला है एजुकेशन इज द प्रोसेस एंड फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट। अब सिंपल सी बात है, हर कोई काम कर रहा है तो एक प्रोडक्ट को पाने के लिए प्रोसेस तो कर रहा होता है, लेकिन प्रोडक्ट ना मिले तो तुम पढ़ते जा रहे हो लेकिन तुम्हें मतलब पढ़ते रिजल्ट ना मिले, कैसा लगेगा तुमको। तो यही चीज है, ठीक है, कि जो एजुकेशन होता है वो प्रोसेस होता है और फिलॉसफी जो होती है तुम्हारी प्रोडक्ट होती है, इसलिए एजुकेशन भी जरूरी है और फिलॉसफी भी जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है, फिलॉसफी इज द थॉट और प्लान साइड, एजुकेशन इज द एप्लीकेशंस और प्रैक्टिस। अब फिलॉसफी इज द थॉट का मतलब है कि मैं लेसन प्लान से करती हूँ, तुमने नहीं, नर्सिंग का पूरा हम देखते हैं। ठीक है, अब किसी ने सोचा होगा कि हमें नर्सिंग पढ़ानी है, ठीक, अब नर्सिंग अगर पढ़ानी है तो नर्सिंग के लिए हमने एक करिकुलम डिसाइड कर लिया कि अच्छा ठीक है ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, उसके बाद हम नर्सिंग फाउंडेशन ऐसे पढ़ेंगे, एमएसएन इसमें पढ़ेंगे, ऐसा हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो उन्होंने थॉट किया और प्लान किया था। ठीक है, अब एजुकेशन क्या था, अब उसको अप्लाई कैसे करना, किसी ने बोला कि हमें नर्सिंग पढ़ानी है, करिकुलम डिसाइड कर लिया, तो अब उसको अप्लाई कैसे करना। तो फिर किसी ने सोचा कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एनाट और फिजियो पढ़ाएंगे, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ाएंगे, सोशियो और साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। क्यों इसको सेकेंड ईयर में नहीं किया, फर्स्ट ईयर में ही किया। तो यही चीज़ होती है कि जो फिलॉसफी होती है वो थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन आपका जो एजुकेशन होता है वो होता है एप्लीकेशन, कहाँ पे आपने उसको किस तरीके से अप्लाई किया जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो इसलिए बच्चों फिलॉसफी का होना बहुत जरूरी है, तभी एजुकेशन एग्जिस्ट करेगा, और ये हम उसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन टू मेक, ये इंपॉर्टेंट ध्यान है ना,
टू मेक एजुकेशन एंड इट्स सिस्टम एंड मेथड बेटर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। अब ये कह रहा है टू मेक एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम जो है और उसमें जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं उसको बेटर करने के लिए, लोगों को मतलब और अच्छा मिले, इसके लिए ये चीज था। फिलॉसफी इज द सर्च फॉर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर एंड अटेम्प्ट एट अ यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर एंड थिंग्स। ये डेफिनेशन है बच्चों, इसको याद रखना। ये थोड़ा टफ है, आई थिंक आप लोग को ये याद भी नहीं होगा। प्रीवियसली मैंने 2 दिया था वो, जिसमें से एक यही था और एक था साइंसेस ऑफ ऑल साइंस वाला, ठीक है, तो वो ध्यान देना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, जो पीछे भी मैंने बताया था। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो पहला आपका था, पहला जो आपका नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म से क्या लग रहा है बच्चों? नेचर। तो यहाँ पे मेन वर्ड आपका होता है नेचर, ठीक, आगे एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। दूसरा आपका था आइडियलिज्म, आइडियलिज्म आइडिया। प्रैग्मेटिज्म, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी बच्चों, रियलिज्म और एक्सिस्टेंशियलिज्म। इसी के वर्ड्स में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो आगे हम चल के देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला बच्चों, ठीक है, पहला क्या है हमारा फिलोसफिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा था, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म और एक्सिस्टेंशियलिज्म। तो पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन एजुकेशनल फिलोसफी का था वो हमारा है नेचुरलिज्म। तो जैसे बच्चों मैंने बोला कि नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म में पहला हमारा जो छुपा हुआ हिडन वर्ड क्या था, मैंने वहीं पे हाईलाइट किया था, नेचर, ठीक है। नेचुरल व्यूज, नेचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड रियलिटी। नेचुरलिस्ट के जो फिलोसफर थे ना, उन लोग का क्या था, उन लोग का कॉन्सेप्ट था कि सब कुछ नेचर में ही हो सकता है, नेचर ही हमें सिखाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो नेचर ही उनका बेस था कि नेचर ही उनको सब कुछ सिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही था कि नेचुरलिज्म के जो फिलोसफर थे वो कहते थे कि जो प्राइमरी सोर्स है वो नेचर ही है, हमारा रियलिटी और हमारा जो प्राइमरी सोर्स है सच का, वो हमारा क्या है, नेचर। It hold that all philosophical inquiries can be answered by observing and understanding the nature world। ये कहते हैं जो भी सवाल है वो सारी सवाल का जवाब हमारे क्या है, नेचुरल वर्ल्ड में ही प्रेजेंट है, हमें यहीं से मिल जाएगा। वो ये कहते थे। ये कहते थे हमारे एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो जो नेचुरलिज्म है वो क्या कहता है कि वो एम्फेसाइज करता है लर्निंग फ्रॉम द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो रियल लाइफ में चल रहा होता है, वो जो एक्सपीरियंस किया, जो कोई चीज सीखा, वो उस एजुकेशन में वही जो वो सीख रहा है ना रियल लाइफ में, वही उसका मतलब नॉलेज है, उसकी बातें करते थे। रेदर देन लाइंग सोली ऑन बुक और फॉर्मल स्कूलिंग, बजाय इसके कि बच्चा स्कूल जाए और किताबों में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़े। वो कहते थे रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वही उसका नॉलेज है, रादर देन कि स्कूलों में जो फॉर्मल तरीके से पढ़ाया जाता है उसके बजाय, ठीक है। इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, वो खुद करके सीखते थे, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस, खुद करते थे, सीखते थे, और उसको क्या कहते हैं, मतलब जो नेचुरल वर्ल्ड में वो खुद प्रैक्टिकल लर्निंग और हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो करते थे, वो ये इस पे फोकस करता था, ठीक है। और हमारा जो ये लाइन होता है वो बोलते हैं नेचुरलिज्म एक्सक्लूड सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एंड अदर वर्ल्डली कॉन्सेप्ट्स। इट कन्फाइन रियलिटी टू व्हाट कैन बी ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड थ्रू नेचुरल फिनोमेना। ये करता था, ये रियलिटी को कन्फाइन करता था कि क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे हम क्या समझते हैं, इस चीज पे ये लाई करता था, ठीक है। तो हमारा जो नेचुरलिज्म होता है ये हमारा मेन बेस इस पे किस पे फोकस होता है, हमारे नेचर पे। वो कहता है वही सोर्स है ट्रुथ और रियलिटी का। दूसरी लाइन करती है कि फिलोसफिकल इंक्वायरी जो होती है, जितनी भी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं अपने रियल लाइफ में उसी से हम समझ सकते हैं, और इसमें जितनी भी हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उससे जो सीखते हैं वही सब कुछ है, रादर नहीं जो हम किताबों से सीखते थे या फॉर्मल स्कूलिंग जाके सीखते थे। और ये हमारा जो फोकस करता है ये प्रैक्टिकल लर्निंग और हैंड ऑन लर्निंग पे ज्यादा हमारा फोकस करता था। और ये हमारा जो हम भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या जो हम समझ रहे होते हैं नेचुरल फिनोमेना के थ्रू, वही इसी पे ये फोकस करते हैं। मतलब नेचुरलिज्म का मतलब ही होता है नेचर से जो चीजें आप सीख रहे हो, नेचर में जो चीजें आप सीख रहे हो उस वही सब कुछ है। और बाकी जो आप किताबों या स्कूलों में जाके पढ़ते तो वो इस पे फोकस नहीं करते। तुमको लगता था बच्चा नेचर से ही खुद ही प्रैक्टिस करके खुद ही वो जो महसूस कर रहा है अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ में उसी से वो सीखेगा, और बाकी किसी चीज़ों से नहीं। ये इस पे फोकस करता था। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, तो ये मैंने वहाँ पे पीछे भी आपको बताया कि नेचर है वही आपका बेस है, ठीक है। मतलब नेचर ही आपका सब कुछ कर रहा है, वही आपका जो
आपके अंदर का जो बेस्ट चीज है उसको डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा आपका है फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पे बच्चे की जो स्वतंत्रता है उस पर ध्यान दिया गया है कि जो बच्चा है ना उसको मतलब पूरा फ्रीडम दो कि वो अपने आप को ग्रो और डेवलप कर पाए, ठीक है, अपने हिसाब से, कैसा मतलब पेस से, किस तरीके से वो खुद डेवलप करना चाहता है, जबरदस्ती नहीं, वो जैसे भी सीखना चाहता है उसको फ्रीडम दे दी जाए। और तीसरा इंस्टिंक्ट as the basis. Instinct play a significant role in education and they should be fully utilized to shape and modify behavior. इंस्टिंक्ट, कभी कभी घर पे नहीं कहते कि मुझे इंस्टिंक्ट आ रही है, ये चीज हो रही है, तो इंस्टिंक्ट बच्चा क्या महसूस कर रहा है उस बेसिस पे ये वर्क करता है, तो इस चीज पे भी ध्यान देना, ठीक है। अब सेंस एज द गेटवे ऑफ द नॉलेज, जो उसका सेंसेस है, मतलब आप सुनना, फील करना कोई चीज़, ठीक है, स्मेल करना, देखना, जो आपका सेंसेस है ये इन सेंसेस का यूज करके नॉलेज को गेन करता है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, ठीक है। अब उसका प्रोग्रेसिव अप्रोच, हमेशा आगे बढ़ने वाली चीज़ों पे ये काम करता है, जैसे कि एजुकेशन शुड बी प्रोग्रेसिव अलाइन विद द नेचुरल स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। पुराने ज़माने में क्या होता था, बच्चों को बचपन में ही गुरुकुल भेज दिया जाता था, फिर वो नेचर में रहते थे, वहाँ पे वो सीखते थे, और यहाँ पे फेज वाइज डेवलपमेंट में जैसे कि बचपन में पहले ध्यान देना उनको सिखाया जाता था, फिर आगे उनके लिए उस टाइम पे जो सर्वाइवल के लिए जरूरी था वो चीज़ उनको सिखाई जा रही थी, तीर बाण चलाना, वॉर कैसे करना है, अगर उनको किंग बनना था तो किंग के लिए क्या क्या मतलब अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट किस चीज़ पे क्या जरूरी है सीखना वो सिखाया जाता था। तो ये वही चीज़ कर रहा है कि जो हमारा प्रोग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए हमेशा, मतलब उसका जो डेवलपमेंट है वो उसके नेचुरल स्टेजेस के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा ही कुछ सिखा दिया जाए, ये चीज़ कह रहा है वो। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चिल्ड्रंस आर द सेंटर ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस इन नेचुरलिस्टिक फिलोसफी। यहाँ पे मैंने जैसे कहा ना मैन इज द मैटर, तो यहाँ पे भाई बच्चों के ऊपर ही मेन फोकस किया जा रहा है कि बच्चा ही यहाँ पे उसी के ऊपर काम होना है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। अब आगे चलता है नेचुरलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या करता है, नेचुरलिज्म का है और उसका एम क्या है, ये कहता है कि बच्चा खुद को यहाँ पे क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है, और यहाँ पे चैलेंजेस के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर पाएगा, इस पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और तीसरा आपका करता है कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ठीक है। और चौथा क्या था, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है यहाँ बच्चे का। तो नेचुरलिज्म का जो एम है कि एजुकेशन, वो क्या कहता है, एजुकेशन टीचर्स अस टू फेस लाइफ चैलेंजेस विद स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। ये कह रहा है कि जब बच्चा होता है ना वो इस मेथड से, जब नेचुरलिज्म के थ्रू पे सीखता है तो वो क्या करता है, वो चैलेंजेस को फेस करना सीख पा रहा है। फिर वो कह रहा है कि ये चैलेंजेस को मतलब किस तरीके से फेस कर रहा है उसको प्रिपेयर करता है, कि बच्चे को प्रिपेयर कर रहा है कि अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, किस तरीके से उसको फेस करोगे, ठीक है। और उसकी स्ट्रेंथ भी डेवलप करता है। Contributing to the society, education guide us in becoming valuable member of the society, helping us work together to achieve common goal। जो एजुकेशन, जो नेचुरलिज्म से हम एजुकेशन ले रहे हैं वो हमें गाइड करता है कि हम जो सोसाइटी है उसके जो मेंबर, अगर हम सोसाइटी के मेंबर है तो हम लोगों की हेल्प कर पाए साथ में, और कोई कॉमन गोल है जो सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए करना है तो उसको हम अचीव कर पाए, इस पे काम करेंगे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं बच्चे का क्या कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ भी तो करवाएगा। अब बच्चा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब बच्चा चैलेंजेस को फेस करने लगा है, अब बच्चा खुद को एक्सप्रेस भी करने लगा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं तो किस तरीके से क्या करना है, अगर उसमें कर रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे की पर्सनल ग्रोथ भी तो हो रही है, वो खुद कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, ठीक है, और उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो भी कहीं ना कहीं एनहांस हो रही है। नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, उसमें पढ़ाया क्या जाता है बच्चों, करिकुलम का मतलब होता है कि पढ़ते क्या है नेचुरलिज्म में, तो यहाँ पे एक फोकस इस पे किया गया था, इसमें साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी ये सारी चीजें जोड़ी गई थी, और मैथ्स भी इसमें जोड़ा गया था, बच्चे इसमें छूट गया है लेकिन मैथ्स भी इसका पार्ट होता है, ठीक है। हाँ यहाँ लिखा हुआ कि मैथ्स एंड लैंग्वेज स्टडीज हेल्प टू अंडरस्टैंड। इसमें देखो बच्चों, ये यहाँ का पार्ट था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ से सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या था ना कि फिजिकल साइंस, ठीक है, इसके ऊपर काम किया गया था, एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। यहाँ पे दो चीजें पे ध्यान दिया गया था, एक तो साइंस, तो साइंस में आपका बच्चा से बायोलॉजी तो आता नहीं है, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, मैथ, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी कि ये सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। और एक चीज ये था कि फिजिकल सेंसेस, मैंने आपको बताया था कि वो सेंसेस से सीखते हैं, और साइंस, साइंस से उसकी मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो करिकुलम में यही दो चीजें भी रखी गई हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। करिकुलम शुड इंक्लूड फिजिकल एजुकेशन, बच्चों मैंने आपको बताया, यहाँ पे हेल्थ ट्रेनिंग भी दी जाती थी योगा वगैरह के थ्रू, अब तो स्पोर्ट्स आ गए हैं कॉलेज में, करिकुलम में ऐड ऑन हो ही चुके हैं, और नेचुरल एक्टिविटीज जिससे बच्चा क्या रहे, फिट और हेल्थी रहे, ड्राइंग, ठीक है, और लिबरल आर्ट्स एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड, एनकरेज
फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज एंड स्पीच, और यहाँ पे ड्राइंग, और उनको जो भी उनके, एक तो ड्राइंग हम एक थीम देके करवाते हैं, और दूसरा ये होता है कि उसके मन में जो भी चीजें आ रही है बच्चा खुद कर रहा है, तो उससे ये चीजें क्या हो, तो उसको एनकरेजमेंट मिलती है कि वो क्या फील कर रहा है, उसको पोर आउट कर पाए, तो इस चीजों पे भी ध्यान देता है। ठीक है, तो यहाँ पे करिकुलम में यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ ट्रेनिंग दी है जिससे बच्चा फिट और हेल्थी रहेगा, और चौथा क्या कहता है, ड्राइंग, और हमारा क्या होता है, लिबरल आर्ट, मतलब बच्चा जो खुद फील करता है या जो उसकी यहाँ पे है उस चीज को वहाँ पे पोर आउट कर पाए, इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे उसका, अब मेथड क्या होता है, किस मेथड से यहाँ पे नेचुरलिज्म का जो मेथड एजुकेशन है उसमें बच्चा किस मेथड का यूज करके पढ़ता है, तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, खुद करता है, खुद सीखता है। एजुकेशन थ्रू सेंसेस, मैंने वहां कहा ना कि बच्चों यहाँ पे सेंसेस के थ्रू बच्चे सीखते हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या मतलब उनका फील हो रहा है, वो क्या सुन रहे हैं, इन सब चीजों के थ्रू बच्चा सीख रहा है, तो ये होता है एजुकेशन थ्रू सेंसेस। ऑब्जर्व कर रहा है, अब नेचर में है चीजें तो वो ऑब्जर्व भी तो कर रहा है, ठीक है, और खुद क्या कर, एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। पाथवे, प्लेवे मेथड, खेल के सीख रहा है, वहां पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करके सीख रहा है, खुद कर रहा है और सीख रहा है। ठीक है, कोई भी चीज है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और एक्सोरिज्म, मतलब इसका मतलब होता है ट्रिप, जब कोई भी नेचुरलिज्म में अगर कोई निकल गया बाहर तो नेचर से क्या सीख रहा है, ट्रिप पे गया, नए नए एक्सपीरियंसेस हुए, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रिप पे जाना, या मतलब उस टाइम पे जो आप सीख रहे हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब हमारा नेचुरलिज्म खत्म हो गया, बेस उसका क्या था, तुम्हारा नेचर था, नेचर ही हमें सब कुछ सिखा रहा था, वहां पे साइंस हमारा जो था वो नेचर की रियलिटी हमें बता रही थी, वहां पे जो मैन क्या था वो मैटर था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली देखी। अब हम आते हैं आइडियलिज्म, तो आइडियलिज्म का क्या होता है, आइडियलिज्म सेज दैट आइडिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोर सो देन फिजिकल स्टफ्स लाइक ऑब्जेक्ट और फोर्सेस। ये कहता है कोई फिजिकल चीजें हैं उससे ज्यादा फोकस ये करता है कि आपका आइडिया क्या है, आप सोचते क्या हो, आप कोई चीज, आपका जो आइडिया, उस पर आइडियलिज्म फोकस करता है। तो मैंने वहां पे वर्ड बोला था ना कि हर चीज में ही छुपा हुआ, तो ये जो चीजें हैं आपकी आइडिया, ये मेन फोकस इस पे क्या है, आइडिया पे। ठीक है, इट बिलीव दैट द रियल एनहांस ऑफ एसेंस ऑफ लाइफ इज इन आवर थॉट, फीलिंग एंड पर्सनैलिटीज। ये कहता है कि जो हमारे जिंदगी का, हमारे लाइफ का जो रियल मतलब होता है वो हमारे थॉट्स में छुपा हुआ है, हम जो फील करते हैं उसमें छुपा हुआ है, और हमारी जो पर्सनैलिटी है, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट कह सकते हो, जो हमारी पर्सनैलिटी है इसमें छुपा हुआ है, रादर देन जो हम फिजिकली दिख रहे हैं, नहीं, उसका साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं ये उस पर फोकस करता है। ठीक है, नॉट फिजिकली। आइडियलिज्म के एम क्या होता है, इसमें भी बच्चों, इसमें भी क्या होता है, पर्सनालिटी के लिए सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। एजुकेशन हेल्प व्हाट हु यू आर एंड व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। ये क्या करता है एजुकेशन, इस जो हमारा आइडियलिज्म है इसमें एजुकेशन कैसे हेल्प करता है, ये बताता है, ये समझने में हेल्प करता है कि आप कौन हो और आप किस चीज के लिए कैपेबल हो, ये बताने में ये हेल्प करता है। इट्स अबाउट डिस्कवरिंग योर टैलेंट एंड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सिंपल सी बात है, आप क्या सोचते हो, आप उसी से पता चलता है कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। तो ये आइडियलिज्म उसी पे काम कर रहा है कि आप क्या जो सोच रहे हो उसको बाहर निकालेगा, तो ये बाहर निकालेगा तो आपको पता चलेगा ना कि आप किस लायक हो, आप और क्या कर सकते हो, इस चीज की वो बात कर रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ विल पावर, दृढ़ इच्छा की बात कर रहा है बच्चों। ये एजुकेशन टीचेस यू टू बी स्ट्रॉन्ग विल्ड, आपका जो विलिंग पावर, आपकी जो दृढ़ इच्छा, उस पर बात कर रहा है, ये डेवलप करता है। ठीक है, अब आप खुद की सोच पे काम करोगे तो आपको खुद का अंदर से आएगा ना कि हाँ मुझे उस चीज़ को अचीव करना है, ये मेरे थॉट है, ये मेरी फीलिंग्स है, मुझे इस पर काम करना है। आपको पता है किसी का आइडिया ही वर्ल्ड को चेंज करता है, कोई नया कुछ यूनिक सा आइडिया जो उस पर खुद काम करते हैं, आगे चल के फिर बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है। अब शुरू ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं, तो क्या ही होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, यूनिवर्सल एजुकेशन, अब ये मतलब क्या करता है, ओवरऑल एजुकेशन पे काम करता है, एक ही जगह पे नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है, बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, कहीं भी रहे हो, किसी जगह से आए हो, कुछ भी बिलीव करते हो। तो ये कहता है कि एवरीवन डिजर्व अ चांस टू लर्न एंड ग्रो। ये किस पे कहता है, ये आइडियलिज्म की सबके पास ये चांस होना चाहिए कि वो अच्छे से लर्न करे और ग्रो करे। ठीक है, फोर्थ करता है प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट। एजुकेशन इजंट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट, जो फैक्ट है सिर्फ वही सीखना नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट चेरिशिंग आवर ट्रेडिशन, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या, उसके बारे में भी जानना जरूरी है।
फैक्ट की चीजें नहीं, हमारी प्रीवियस चीजें, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, इसके ऊपर भी एक कहते ये एजुकेशन फोकस करना कि इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों था, हमारा ट्रेडिशन ऐसा क्यों था, हमारी हिस्ट्री जो थी वो ऐसी क्यों थी, इस चीज़ पे, अदर देन फैक्ट कि ये चीज़ है तो है, अब बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ट्रेडिशन और हिस्ट्री पे भी काम करने की बात ये कहता है। आइडियलिज्म वैल्यू आवर कल्चरल हेरिटेज एंड बिलीव एजुकेशन शुड बी प्रिजर्व इट। ये कहता है, ये बिलीव करता है, जो एडलिज्म है ये हमारे वैल्यूज और कल्चरल हेरिटेज पे बिलीव करता है, और कहता है कि एजुकेशन जो है, अगर इस एजुकेशन को हम बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे ट्रेडिशन को, हमारे हेरिटेज को, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन, ये कहता है कि जो आइडियलिज्म है वो एजुकेशन मेथड जो एक आदमी है या कोई बच्चा है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट करता है, ठीक है। एजुकेशन इजंट जस्ट अबाउट द गेटिंग गुड ग्रेड। ये कहता है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बच्चा अच्छे नंबर लेके आ रहा है, इट इज बिकमिंग अ बेटर पर्सन ओवरऑल। ये कहता है कि सब अच्छा नंबर लाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये कहता है कि अगर कोई अच्छा इंसान बनता है तो वो अच्छा है, ये चीज, ठीक है। आइडियलिज्म वांट यू टू डेवलप इंटेलेक्चुअली, मोरली, इमोशनली एंड फिजिकली सो यू कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ये कहता है, आइडियलिज्म चाहता है कि आप दिमाग, मतलब आपका थॉट इंटेलेक्चुअल क्या है, आप ऑनेस्ट हो, कि आप झूठ बोलते हो, आप सैड हो, मतलब आप अपने इमोशन पे कितना कंट्रोल कर पाते हो, आप जल्दी से रो देते हो, आप किसी के लिए बहुत अच्छा फील कर लेते हो कभी, या जल्दी मतलब सैड हो जाते हो, जल्दी हैप्पी हो जाते हो, एंड फिजिकली आप फिजिकली कैसे हो, ये सारी चीजें में अगर ये डिफरेंसेस ला पा रहा है तो ये वर्ल्ड को चेंज कर पाएगा। ये इस चीज पे वर्क करता है। गुड ग्रेड्स की बात नहीं करता है, ये बात करता है कि आप ओवरऑल अच्छे इंसान बनो। अब ओवरऑल अच्छे इंसान कैसे बनेगा, अगर आपका इंटेलेक्चुअल, मोरल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में हम क्या ला पा रहे हैं, पॉजिटिव डिफरेंसेस ला पा रहे हैं। क्या ला पा रहे हैं, पॉजिटिव डिफरेंसेस, ठीक है। अब आइडियलिज्म में क्या पढ़ते हैं बच्चों, उसमें तो हम क्या पढ़ते, साइंस पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे, याद है किसी को, ड्राइंग दे रहे थे, और फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे थे। भूल गया ना, मुझे पता था तुम लोग भूल गए, लेकिन ये मत भूलना, अब याद रखो। आइडियलिज्म इंसिस्ट ऑन स्टडिंग ह्यूमैनिटीज सच एज लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, मोरालिटी एंड एथिक्स। इसमें क्या ना कर बच्चों, अब थॉट की बात हो रही है तो इसमें ये क्या कहता है, ये किताबी चीजों पे ना ध्यान देके ये इंसान को अंदर से कैसा होना चाहिए ना। एक होता है कि अच्छा इंसान, अच्छे इंसान के अच्छे थॉट्स होते हैं, अच्छे इमोशंस होते हैं, ठीक है, तो ये उसको एनहांस करने की बात कर। अगर हम इसको एनहांस करना होगा तो कैसे एनहांस करेंगे, अब मैथ पढ़ा के तो ये चीज़ें एनहांस नहीं हो रही ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ह्यूमैनिटीज अगर पढ़ाएं, जैसे कि लिटरेचर, अभी हम किसी की कहानी सुनते हैं, अच्छी कहानी सुनते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। अब आर्ट और रिलीजन, जब हम कभी कभी किसी रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी कुछ पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है। अगर हम कोई आर्ट देखते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, तो उससे हमारे यहाँ के थॉट आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, नेचर देख रहे हैं, ह्यूमन देख रहे हैं, मतलब ओवरऑल चीज़ें देख रहे हैं, ये चीज़ें। तो ये हमें लिटरेचर के लिए फोकस करता है, आर्ट रिलीजन के बारे में पढ़ाता है, मोरालिटी, एथिक्स एंड एसेट्रा, इन सब चीज़ों पे काम करता है, ठीक है बच्चों। अब आइडियलिज्म के मेथड क्या, कैसे पढ़ाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट द एम ऑफ एजुकेशन आर मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन इस मेथड। किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसका एम क्या होता है, जो इसका एम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं मेथड से, ठीक है। इट डज नॉट एम्फेसाइज ऑन एनी पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग। इनका कहने का मतलब ये कोई पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग का यूज नहीं करता है। इनके हिसाब से जो इनका एम है कि हाँ हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कि मतलब उनकी फीलिंग, इमोशंस, ये सारी चीजें डेवलप हो, मोरल वैल्यू डेवलप हो, वो किसी अच्छे तरीके से डेवलप हो, उस पर काम करेंगे। इसमें कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं चूज किया गया था कि लर्निंग बाय डूइंग से करेंगे ये चीजें। इसमें क्या था, इसमें क्या था, बोथ स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब पहले छोटी चीजें सीखेगा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जनरल टू स्पेसिफिक रीजनिंग टू एंगेज विथ आइडियाज। इसमें क्या करता है, एनकरेज यूजिंग डिफरेंट टेक्निक इंक्लूडिंग इसमें लेक्चर, क्वेश्चनिंग, कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है, लेक्चर देता है इंसान, बताता है, फिर वहां पे सवाल पूछता है, ठीक है, सवाल पूछने के बाद बातें करता है। इससे क्या करता है, बच्चों को नई नई आइडियाज आते हैं जिससे उनकी मोरल वैल्यूज डेवलप होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जरूरी था आपका, लेक्चर, कौन से मेथड यूज करते हैं, क्वेश्चनिंग, कन्वर्सेशन, ठीक है, ये चीजें जरूरी है। चाहे वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाए, मतलब ना जाने और उससे ज्यादा, और डिडक्ट किया तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाए, मतलब कुछ जानता था नहीं जानता तो उधर से जाए, या तो कुछ नहीं जानता था फिर जान रहा है, ठीक है, ये।
और बच्चों को क्या करता है, टू इंगेज विथ आइडियाज, ताकि उनको हम किसी आइडिया से इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, यहाँ पे खेल के भी बच्चा सीखता है इन लर्निंग प्रोसेस, स्पेशली फॉर यंगर लर्नर एज द नेचुरल वे टू एक्सप्लोर कंटेक्ट। इसमें देखो मैं तुमको सिंपल सिंपल बताती हूँ मेथड्स की अगर बात की तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कि एम पे फोकस करते हैं, मेथड्स पर्टिकुलरली मेथड्स पे वैसे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कभी कुछ बोले फिर भी तो यहाँ पे लेक्चर का ध्यान देना है, क्वेश्चनिंग वरी से कन्वर्सेशन की बात कर रहा है। और इसमें अगर आपको मान लो कभी कभी कहती हो आपको पता होता है लेकिन मतलब स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाता है, और कभी कभी जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, और प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 मेथड्स के थ्रू पे आपके आइडियलिज्म को पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं अगले फिलॉसफी पे जो है प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा, जिसका मतलब होता है एक्शन और वर्क डन, मतलब कुछ करना। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहला एक्सपीरियंसेस एज रियलिटी, ओनली व्हाट इज एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व इज कंसिडर्ड रियल। इनका क्या, प्रैग्मेटिज्म वालों का कहना था कि जो आप करके देख रहे हो, मतलब जो कर रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो वही सब कुछ है और बाकी कुछ भी नहीं। कॉन्स्टेंट चेंज, रियलिटी इज सीन एज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, देयर आर नो स्टैटिक ट्रूथ। इनका मतलब कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, मतलब रियलिटी जो आप देख रहे हो और वो बदलता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, ये उसकी बात कर रहा हो, बाकी और कोई चीज हो रही है इनसे वो मतलब नहीं है। इनका ये कहना था ना कि जो रियलिटी इस सीन जो आपको दिख रही है एज ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्व, वो बढ़ मतलब इवॉल्व होती जा रही है। देयर आर नो स्टैटिक ट्रूथ, मतलब एक ऐसा नहीं है कि यही सत्य है, नहीं, बदलती जा रही है वो सही है, मतलब वो जो बदल रहा है वही सच है। अगर कोई चीज बोल दिया गया कि ये है, नहीं ऐसा नहीं है, जो बदल रहा है वो सही है, जो आप देख रहे हो बदलते हो वो सही है। प्रैक्टिकल ट्रूथ, इसमें ये होता है जो आप कर रहे हो करके जो आउटकम आ रहा है ये उस पर वर्क करता है। डायनामिक यूनिवर्स, द यूनिवर्स एंड नॉलेज आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेंज, जैसे कि पता है यूनिवर्स में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हर चीज बदलती रहती है, बदलते हुए फेज में, डायनामिक फेज में ही है, ये उस पर काम करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन अप्लाइंग एक्सपीरियंसेस एंड थॉट टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एज दे अराइज। ये कह रहा है कि लर्निंग तभी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब आपको एक्सपीरियंसेस या थॉट रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम में डालते हो, जब वो अराइज होते हैं कोई चीज, तो आप रियल लाइफ में जो भी सीखे होते हो, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं आप वहां पे अप्लाई करते हो कि ये चीज हुआ था, तो हमें एक बार ये चीज हुआ था, आपने वहां से एक्सपीरियंस किया कि उसमें क्या आपने किया, तो फिर मान लो फिर नई बार जब आपका कोई प्रॉब्लम आया तो फिर आपने वो जो एक्सपीरियंस वहां पे किया था यहाँ पे उसको अप्लाई किया सॉल्व करने के लिए, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं प्रैग्मेटिक एजुकेशन के, एजुकेशन एज लाइफ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें कहता है कि एजुकेशन शुड बी सच दैट इज मे गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम ऑफ एक्चुअल लाइफ। इसमें क्या कहती है, बच्चे को पूरा पूरा मतलब अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने लाइफ के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्चुअल लाइफ में जो उनकी प्रॉब्लम होती हैं वो उसको क्या कर सके, फेस कर सके। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है इसका, एजुकेशन एज ग्रोथ। ठीक है, पहले एजुकेशन एज लाइफ, जिंदगी की बात कर रहा है, और एजुकेशन एंड ग्रोथ की बात कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इट इज अ ड्यूटी ऑफ द टीचर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर ग्रोथ। ये कहता है कि अकॉर्डिंग प्रैग्मेटिज्म कहता है कि हर टीचर की ड्यूटी होती है कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो और वो उसको फैसिलिटेट करे। ठीक है, मतलब बढ़ावा दे उसको, लाइफ हो गया, ग्रोथ हो गया। अब मेथड क्या यूज करते हैं इसमें, तो इसमें भी वही मेथड होते हैं बच्चे, लर्निंग बाय डूइंग, कलेक्टिव अप्रोच, साथ मिलकर कोई चीज करना, इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब सोच समझ के करना, और इंडिविजुअल अप्रोच। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल अप्रोच मतलब खुद का, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस टाइम पे आपने अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस थे क्या करके देखा, उसको अप्लाई किया, ये उसकी बात कर रहे हैं। रियलिज्म, बच्चों रियलिज्म इज द री इन्फोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एज इट्स अपीयर। हम जो देख रहे हैं और उससे हम क्या सोच रहे हैं, ये रियलिज्म है। मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे देख के, मतलब रियलिज्म मतलब क्या, जो आप देख के जो आपके दिमाग में आ रहा है उस पे वर्क करता है रियलिज्म, कि आप जो देख रहे हो उससे क्या आप समझ रहे हो, वो रियलिज्म होता है। ठीक है, रियलिज्म द रीइंफोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वर्ड। हम इस वर्ड को जैसे देख के किस तरीके से उसको हम क्या कर एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमारा होता है रियलिज्म।
प्रिंसिपल क्या होता है, ये रियल वर्ल्ड पे फोकस करता है। मैंने कहा जो दिख रहा है, जो है, जो चल रहा है, वही सब कुछ है। इसमें क्या कहते हैं, लर्निंग थ्रू सेंसेस हम सीखते हैं, मतलब देख के, सुन के, टच करके चीजें हम देखते हैं। और एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ये कहता है कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या प्रिंसिपल है, रियल वर्ल्ड पे फोकस कर रहा है, अपने सेंसेस से सीख रहा है, और ये कह रहा है कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, इसमें क्या कर रहा है बच्चा, इसमें भी करके ही सीख रहा है। और यहाँ पे हमेशा हमेशा जो बच्चा होता है ना, या कोई भी इंसान होता है, वो हमेशा बदलने के लिए तैयार होता है, ठीक है। कि अगर कोई चीज हुआ और उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वो वहां पे चेंज होगा। द वर्ड इज ऑलवेज चेंज, डायनेमिक, मैंने बोला था डायनेमिक होता है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है, बदलते हुए फेज में होती है। तो वही चीज कर रहा है कि यहाँ पे उस चीज की मतलब रिस्पेक्ट की जाती है, ऑलवेज रेडी फॉर चेंज, ये चीज कर। ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट, थिंग्स एग्जिस्ट वेदर वी आर नॉट, बट वी नीड आवर सेंसेस टू नो अबाउट देम। ये कहता है कि इसका ये था कि ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट, ये कहता है कि कुछ चीजें होती हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, भले वो हमें दिख ना रही हो, लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो हम उस चीजों को अपने सेंसेस से क्या करते हैं, महसूस, हमें तो पता है कि हवा है, वो अलग चीज है, तो लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको फील करते हैं। तो ये इसी चीज की बात है कि हवा आ रही है बच्चों, तो ये फील हो रही है, ये इस चीज की बात कर रहा है। सम रूल्स फॉर किड्स कैन नॉट डू वॉट एवर दे वॉन्ट, दे नीड सम रूल्स टू गाइड देम। बच्चों के लिए कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है रियलिज्म के, क्योंकि वो अभी नहीं समझ सकते ना कि रियलिज्म है, लाइफ में जो चल रहा है क्या नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन हम उनको अगर गाइड करें, हम उनको अगर बताएं कि जस्ट फील दिस थिंग, ऐसा हो रहा है, महसूस करो, नेचर आर ग्रीन, दिस इज रेड कलर, और कुछ अच्छा हो रहा है, दिस इज नोन एज ऑनेस्टी, कुछ बुरा हो रहा है, दिस इज नोन एज बैड थिंग। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत होती है। रियलिज्म का एम क्या है, रेडी फॉर अ हैप्पी लाइफ। रियलिज्म कहता है कि ये तैयार करता है लोगों को कि वो जिंदगी में खुश रहें, प्रिपेयर करता है रियल लाइफ के लिए। अब रियल लाइफ इज टफ ना, तो ये प्रिपेयर भी करता है कि अब रियल लाइफ में कैसे जियो। और ये क्या करता है, ग्रो माइंड एंड बॉडी, हेल्प किड्स डेवलप, बोथ मेंटली भी इसको डेवलप करने में हेल्प करता है और फिजिकली भी डेवलप करने में हेल्प करता है, जो लाइफ के चैलेंजेस है उससे। और शार्पन द सेंसेस, अब जैसे मैंने कहा कि इसमें मेथड यूज होता है कि सेंसेस के थ्रू बच्चे समझते हैं, तो सेंसेस को शार्पन करता है कि मतलब उनको हर चीज महसूस हो, ठीक है, इस चीज पे ये काम करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रेन किड्स सेंसेस सो दे कैन लर्न ऑल अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। जैसे बच्चों के ऊपर काम करने की बात की गई थी, तो वही चीज की बात यहाँ पे हो रही है कि इसका एम क्या था कि हैप्पी लाइफ के लिए रेडी करना है, रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर भी करना है, और यहाँ पे ये कह रहा है माइंड और बॉडी को ग्रो करना है, और सेंसेस को भी क्या करना है, शार्पन करना है, ठीक है। अब इसमें कौन सा करिकुलम फॉलो होता है, तो इसमें कहना लर्निंग अबाउट नेचर एंड साइंस इज द टॉप प्रायोरिटी। इसमें हम नेचर के बारे में और साइंस के बारे में सीखते हैं बच्चों, और सो स्टूडेंट रियली अंडरस्टैंड वर्ल्ड अराउंड, ताकि वो आसपास के जो उनका वर्ल्ड है उसके बारे में समझ पाए। टीचिंग स्किल्स दैट हेल्प स्टूडेंट गेट जॉब, इसमें बच्चों को ऐसी स्किल्स सिखाने जिससे उनको जॉब मिले और वो अपने फ्यूचर लाइफ में क्या करे, सक्सेस कर पाए। और उनको करियर इज सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज करियर बच्चों आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे वर्क करता है क्योंकि रियल लाइफ से सीख रहा है। लर्निंग इज अ वन नेटिव लैंग्वेज इज अ की बिकॉज इट इज द बेस ऑफ द पर्सन्स डेवलपमेंट। सीखते रहना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हेल्प करता है, यही हमारा मतलब वंस नेटिव लैंग्वेज द की बिकॉज इट इज द बेस फॉर द पर्सन डेवलपमेंट। लर्निंग बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारा बेस करता है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। रियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, अब हम रियलिज्म में कौन सा मेथड यूज करते हैं, इट्स ऑल अबाउट आवर सेंसेस। बच्चों मैंने कहा ना अब सेंसेस का यूज होता है, और इसमें क्या होता है, गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम, इसमें हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं और वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे डायरेक्टली हम किसी चीज से एक्सपोज होते हैं और उस एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। वॉचिंग केयरफुल्ली टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क, और हम चीज़ों को देख के भी कि कैसे कौन सा चीज़ काम कर रहा है, इस चीज़ को देख के भी हम सीखते हैं यहाँ पे। एंड ट्राइंग थिंग्स आउट टू सी व्हाट हैपन, जस्ट लाइक साइंटिस्ट डू, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको भी एक्सपेरिमेंट करना है कि कोई चीज़ अगर आपको सीखनी है तो पहले करके देखो, हो सकता है उससे कुछ अच्छा मिल जाए। तो इस चीज़ की बात हो रही है। अब हमारा होता है एक्जिस्टेंशियलिज्म। एक्जिस्टेंशियलिज्म को हम यंगेस्ट फिलोसफी भी बोलते हैं बच्चों, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यू सी द वर्ल्ड योर वे, इसमें रियलिज्म में था कि दुनिया जैसी है आपको उससे सीखना है, लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे हो आप जैसा दुनिया को देखते हो, ये इसकी बात कर रहा है, ये फिलॉसफी उस चीज की बात करती है। एवरीवन सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली एंड दैट्स व्हाट रियल फॉर देम, और यही उनके लिए सही होता है। कुछ लोग दुनिया को
मतलब आजकल के टाइम को बहुत अच्छा मानते हैं। जेंजी वाले तो आजकल की लाइफ को बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर हमारे मम्मा पापा से पूछा जाए प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को, तो वो शायद उनका कुछ और होगा। ठीक है, तो ये होता है कि आप कैसे इस दुनिया को देख रहे हो, ये फिलॉसफी है, एजुकेशन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मेकिंग योर ओन मीनिंग। जब आप इस दुनिया को अपनी तरीके से देख रहे हो तो उसका मीनिंग भी आप ही डिसाइड करोगे कि आप उस तरीके से क्या मीनिंग ले रहे हो। तो ये उसकी बात कर रहा है। चूजिंग फॉर योर सेल्फ, यहाँ पे आपको पूरी अथॉरिटी होती है कि आप खुद के लिए चूज कर सकते हो कि आप क्या चाहिए आपको आपके लाइफ में और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज की बात है। फ्रीडम टू चूज, आप अपने लिए चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम दी गई होती है कि आप अपने लिए चूज कर सकते हो कि आपको किस चीज की तरह जीना है और उसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, फाइंडिंग हु यू आर, और इसमें क्या होता है, आप खुद को ढूंढते हो। एसेंशियलिज्म में, एक्सिस्टेंशियलिज्म में आप खुद को ढूंढते हो कि आप कौन हो। ठीक है, हम जस्ट किसी की कॉपी नहीं करते हैं, हम खुद का कुछ पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। अब बच्चों, हाउ टीचर्स टीच विथ एक्सेंस, इसमें कैसे चला, इट्स ऑल अबाउट यू, हर चीज आपके बारे में होती है। ठीक है, तो टीचर्स क्या करता है, टीचर्स हेल्प यू टू लर्न इन अ वे दैट्स बेस्ट फॉर यू, नॉट जस्ट द सेम वे फॉर एवरीवन। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई चीज देख के सीखने में ज्यादा हेल्पफुल होता है, ना कि अगर आपको कोई बस ऐसे रीड आउट करा दिया, तो वो टीचर क्या करेगा, आपके लिए कुछ फिगर्स लेके आएगा ताकि आप देख सको, देख के पढ़ सको। तो वो आपके लिए बेस्ट है, और लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ उनको सुन के ही काम चल जाता हो। तो यहाँ पे एक मेथड यूज कर जो आपके लिए बेस्ट होगा, वो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, गो एट योर ओन स्पीड। अब कोई बच्चा स्लो सीखता है, कोई फास्ट सीखता है, तो वो आपके हिसाब से उस पेस पे चलेंगे। टीचर्स आर लाइक कोचेस, यहाँ पे टीचर्स कोच की तरह काम करते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे जहाँ पे आप गलत या सही हो गए। सॉरी बच्चों, इसमें क्या होता है, लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। स्कूल इज अबाउट डूइंग थिंग्स दैट हेल्प यू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड बी क्रिएटिव। स्कूल क्या करता है, इसमें आपकी हेल्प करता है, क्या, ताकि आप अपने खुद के बारे में सीख सको और कुछ क्रिएटिव कर सको। ठीक है, एक्सपीरियंसेस से पिक व्हाट यू वांट टू लर्न, आप वो चीज को चुनो जो आप सीखना चाहते हो। हर चीज नहीं, कोई बच्चा कंप्यूटर चलाना सीखना चाहता है, हमारी प्रोफेशन में बात करें तो कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है, कोई बच्चा क्लिनिकल एरिया में जाना चाहता है, मतलब काफी चीजें हैं। कोई WHO से जुड़ना चाहता होगा, कोई CHO वाली पोस्ट में जाना चाहता होगा। इस चीज की बात करें तो आप जो सीखना चाहते हो आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, अब जिनको टीचर बनना होता है उनके लिए स्किल इंपॉर्टेंट है, बट हाउ टू डिलीवर द कंटेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो उस बेसिस पे अभी से क्या करेगा, नर्सिंग एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देगा। बच्चों, सब्जेक्ट पे तो देगा ही, इस पे भी ध्यान देगा। और जो बच्चा क्लिनिकल एरिया में, उसकी थियोरी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल पे ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझना। यू लर्न अबाउट योरसेल्फ बाय लुकिंग एट व्हाट अदर पीपल थिंक्स टू। आप अपनी तरफ देख के अपने बारे में सीख सकते हो, लेकिन ये है कि अगर और दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं बच्चों, ये भी। बीइंग इन चार्ज ऑफ यू, ये कहता है यू लर्न टू मेक योर ओन चॉइसेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू डू। ये कहता है आप खुद की चॉइसेस करने के लिए सीखते हो, और ये कहता है कि अगर आप खुद के ओन चॉइसेस बनाते हो तो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और कि आपने क्या किया। आंसर्स कम फ्रॉम यू, इसमें क्या होता है कि बेटा जवाब आपके खुद के अंदर से, मतलब बिकॉज हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइसेस आपकी खुद की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर जवाब देना होता है तो आंसर्स आप खुद दोगे। द रियल आंसर टू क्वेश्चंस आर द वन यू फाइंड फॉर योरसेल्फ, नॉट व्हाट अदर्स टेल यू। आप खुद किसी सवाल का जवाब आप क्या सोचते हो वो मैटर करेगा, रादर देन कि दूसरा क्या उस चीज के बारे में बोल रहा है। ग्रोइंग अप टू बी यू, स्कूल हेल्प यू बिकम द बेस्ट यू कैन बी डूइंग व्हाट यू लव। स्कूल क्या करेगा यहाँ पे, ग्रोइंग अप टू बी यू, ये स्कूल हेल्प करेगी कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट है ये उस पर काम करेगा। आपको जो पसंद है वो उसके लिए मतलब काम करेगा, रेदर देन कि मतलब और बच्चों का, मतलब आप क्लास में बैठे हुए आपके लिए जो बेस्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि और बच्चों पे काम नहीं करेगा, इंडिविजुअलिटी को यहाँ पे महत्व दिया है कि जो आपको पसंद होगा एक टीचर वो उसी पे काम करेगा, उसी चीज के लिए आपको गाइड करेगा। ठीक है, ये चीज कह रहा है वो। तो थैंक यू बच्चों, आज का मेरा ये लेक्चर था। बाकी एक टॉपिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, और कोई डाउट रहता तो प्लीज कमेंट में करना और वीडियो को लाइक करना, और थैंक यू सो मच।